हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करेंगे। तो ये वीडियो होने वाला है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मतलब हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर। ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होगा कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र की अध्याय 3 यानी कि मुद्रा और साख का। मतलब हम मुद्रा और साख का पूरा चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट चैप्टर हम यहां पर देखने वाले हैं। चलिए, तो अब बात आती है, सबसे पहले जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो हम परिचय पर आते हैं। क्योंकि हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है मुद्रा और साख, है ना, ये हमको पता है, मुद्रा और साख। अब ये दोनों शब्द क्या होंगे, हमें इन दोनों को समझना होगा। तो इसी कारण से यहां पर हमने सबसे पहला शब्द लिया है जिसको आप कहते हैं मुद्रा। मुद्रा क्या होती है, मुद्रा क्या करती है, मुद्रा का महत्व क्या है, मुद्रा जरूरी क्यों है। मुद्रा बहुत जरूरी है, बिना मुद्रा के तो आजकल, क्या आप समझ रहे हो ना, दाम बनाए सब काम, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। तो मुद्रा की आवश्यकता बहुत होती है। मुद्रा क्या है, मुद्रा जो है, अब इसमें हम क्या देखेंगे, मुद्रा के स्वरूपों पर चर्चा करेंगे। तो अभी मुद्रा क्या है, अगर आज की स्थिति में हम बात करें तो मुद्रा हमको ये सहायता प्रदान करती है किसी भी चीज को खरीदने में, किसी भी चीज को बेचने में। मतलब कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं, कोई वस्तु हम बेच रहे हैं, तो क्या हुआ, वस्तुओं का आदान प्रदान, मतलब विनिमय, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स हो गया। वस्तुएं बदल रही हैं, है ना, कि आप चीजों को आप बदल रहे हैं कि हमने कोई चीज ली है, सामने वाले ने कोई चीज खरीदी है, तो वस्तुओं का विनिमय हो गया, वस्तुएं बदल रही हैं। ये जो यहां पर विनिमय का जो काम है उसको आसान बनाती है मुद्रा। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं, ये नोट देख लेना, उठाना नहीं कोई, है ना, आपके लिए नहीं है, सिर्फ देखने के लिए है। देखो, अब हम क्या बात करेंगे यहां पर, तो आप देखना यहां पर कि हम जो मुद्रा के बारे में बात कर रहे थे ना, मुद्रा। अब ये मुद्रा क्या होगी, हमने देखा यहां पर कि आपने बोले कि सर पिछली स्लाइड में आपने बताया था कि ये विनिमय का माध्यम है, ऐसा आपने बताया कि विनिमय का माध्यम है। बोले सर ये विनिमय क्या कहलाता है। विनिमय मतलब क्या है कि दो वस्तुओं का आदान प्रदान। क्या हो जाएगा, दो वस्तुओं का आदान प्रदान, या हम दो ना लिखकर क्या लिख दें, वस्तुओं का आदान प्रदान। तो जब भी आपको कोई चीज खरीदनी बेचनी है, मतलब हम कोई चीज की इच्छा करते हैं, हमें कहीं, जैसे मान लीजिए कि मुझे आज मन किया कि बोले यार आज तो एक डेयरी मिल्क खा लेते हैं, है ना, तो आप डेयरी मिल्क खाएंगे तो कैसे मिलेगी, वहां जाएंगे, बोले कह देंगे, बोले डेयरी मिल्क दे रहे हो क्या, तो दे देंगे क्या, वो नहीं। हमें जब जाना पड़ेगा दुकान पर, हमें डेयरी मिल्क चाहिए है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उससे बोलना पड़ेगा कि भैया एक डेयरी मिल्क देना 10 रुपए वाली। तो वो डेयरी मिल्क निकाल कर देगा और हम फाड़ेंगे और खा लेंगे। वो जूते मारेगा, वो भागने नहीं देगा, बोलेगा बर्तन धो। हमको क्या करना पड़ेगा, डेयरी मिल्क हमने ली है तो बदले में हमें उसी कीमत की कोई चीज देनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, पर्स निकाला, निकाल के हमने क्या कर दिया, 100 रुपए का नोट उसको दे दिया, या 10 रुपए का नोट उसको दे दिया, जो भी उसकी कीमत है वो हमने दे दी और उसने हमको डेयरी मिल्क दे दी, चलिए। लेकिन अगर हम मुद्रा के मामले में थोड़ा सा उल्टा सोचें, हम ये देखेंगे आज तो ये 100 का नोट चल रहा है, कागज का नोट चल रहा है, आज से 50 साल पहले क्या था, फिर उससे 50 साल पहले क्या था, उससे 50 साल पहले क्या था, आज से 2000 साल पहले क्या था। तो क्या तब भी डेयरी मिल्क आती थी और तब भी लोग नोट, नहीं डेयरी मिल्क तो नहीं आती थी, लेकिन चीजें तो आती होंगी। तो लोग चीजें कैसे खरीदते थे, वही तो मुद्रा का विकास है। तो अभी हम बात करेंगे मुद्रा का मतलब क्या होगा, अभी उस पर हम आएंगे, है ना। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि ये क्या हो गया, विनिमय का ये माध्यम हो जाएगी कि आप चीजों को खरीद पाए, बेच पाए, है ना, वस्तुओं का आदान प्रदान कर पाए। उसके लिए आवश्यक चीज जो मध्यवर्ती की भूमिका निभाएगी, ये क्या करती है, मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मध्यवर्ती की भूमिका क्या कहलाती है। तो मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है, उसको आप मुद्रा कहते हैं। अब जो मुद्रा के बारे में बात की जा रही है कि भाई मुद्रा क्या होगी, हम कैसे डील करने वाले हैं मुद्रा के बारे में। तो आप देखिए, मान लीजिए कि आपके पास 2 टमाटर हैं, अब ये टमाटर आप चाहते हैं ना, आपके पास कई प्रकार के ऐसे टमाटर, आप मान लो कि आपके पास कई प्रकार के ऐसे टमाटर रखे हुए हैं, या आपके पास कुछ ऐसी गाजर टाइप की रखी हुई है ना, कुछ गाजर आपके पास ऐसी रखी हुई है, मूली कुछ रखी हुई है। अब मतलब ये क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, सब्जियां हैं, क्या है, इसको आप क्या कह सकते हैं। अब
आपकी जो इच्छा है कि हमारी सब्जी के बदले में हमको कोई क्या दे दे, गेहूं दे दे। और एक व्यक्ति है यहां पर जिसके पास गेहूं की ऐसी पोटली बनी पड़ी है, मतलब वो गेहूं बहुत सारा अपनी दुकान के लिए लेकर आया था और वहां पर वो क्या है, गेहूं रखा हुआ है, चावल की बोरी भी रखी है, गेहूं की बोरी भी रखी है। तो वो चाहता है, मतलब आप क्या चाहते हैं यहां पर, तो आप चाहते हैं कि जो गेहूं है वो हमें प्राप्त हो जाए, है ना। आप क्या चाहते हैं कि जो गेहूं है वो हमें प्राप्त हो जाए, जो भी गेहूं की हम बात कर रहे हैं वो गेहूं हमें प्राप्त हो जाए। तो हमें ये गेहूं कैसे प्राप्त होगा, हमें सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि हम कैसे गेहूं प्राप्त करें। आपको टमाटर की इच्छा है, सामने वाले के पास गेहूं है, ये गेहूं कैसे होगा। तो अब मान लीजिए कि अगर हम आज से 2000 साल पहले चले गए, 2000 साल पहले का मतलब क्या हो गया कि पैसा नहीं चल रहा है। अगर पैसा नहीं चल रहा और आपकी इच्छा क्या है कि हमको हमारे टमाटर और गाजर के बदले में कोई हमको गेहूं दे दे, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि एक ऐसा व्यक्ति ढूंढे कि जिसके पास गेहूं है और जो टमाटर और गाजर चाहता है वो टमाटर गाजर लेकर हमको गेहूं दे दे। मतलब अगर आपको डायरेक्ट आदान प्रदान करना है बिना किसी माध्यम के, सीधे आपको उसके पास पहुंचना है जिसके पास गेहूं है, गाजर है, आप सीधे तौर पर उस चीजों को चाहते हैं कि वो चीजें हमें मिल जाए, तो आपको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि ये गेहूं वाले व्यक्ति को आपके टमाटर और गाजर पसंद आने चाहिए। आपको तो गेहूं मिल गया तो ठीक है, उसको भी इच्छा होनी चाहिए कि टमाटर और गेहूं हमें मिल जाए। अगर आप ऐसे आदान प्रदान करते हैं तो बीच में किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी माध्यम की आवश्यकता आपको यहां पर देखने को नहीं पड़ेगी कि आप कोई माध्यम की यहां पर आपको आवश्यकता नहीं होगी, है ना। कोई माध्यम आप नहीं देखेंगे। अब कोई माध्यम आप नहीं देख पा रहे तो देखो अब क्या होगा। अब जैसे ये आपने डायरेक्ट यहां पर दे दिया और इनसे आपने डायरेक्ट यहां पर ले लिया ना, ये गेहूं आपका आ गया यहां पर, डायरेक्ट आदान प्रदान हो गया, तो हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप सीधे गए टमाटर वाले गेहूं के पास। लेकिन आजकल अगर आप देखें तो क्या हम ये ढूंढ पाते, हम नहीं ढूंढ पाते। तो हम क्या करने लगे यहां पर, तो हम चीजों को किसी माध्यम के जरिए देने लगे। मतलब हमने क्या किया, किसी को भी बेच दी है और उससे बदले में क्या ले लिए, रुपया। किसी को भी बेच दी और किसी को भी ये गेहूं बेच दी, उसके बदले में क्या आ गए, रुपया। मतलब ये जो रुपया है इसको ही तो आप मुद्रा कहते हैं। अलग अलग देश में मुद्रा के अलग अलग स्वरूप होंगे, कहीं पर डॉलर, कहीं पर पौंड, कहीं पर रुपया, कहीं पर टका, है ना। तो सब जगह पर अलग अलग होंगे। तो अब ये मुद्रा आपको मिल गई तो क्या होगा कि आपने बेचा, मुद्रा आपको मिल गई, तो इसके माध्यम से आप गेहूं खरीद सकते हैं। मुद्रा आपके पास है तो इसके माध्यम से आप सब्जी खरीद सकते हैं। मतलब मुद्रा क्या हो गई कि आपको खरीदने में आसानी पैदा कर दी और बेचने में आसानी पैदा कर दी। अब ये मुद्रा का स्वरूप कैसे बदला, धीरे धीरे कैसे आई, मतलब ये क्या हो गई, विनिमय का जो माध्यम हो गई। अब आपको टमाटर बेचने के लिए डायरेक्ट गेहूं वाले को नहीं ढूंढना है, आपने क्या किया, आपने किसी को भी टमाटर पूछे और उससे बेचे और उससे मुद्रा ले ली और ये मुद्रा गेहूं वाले को देकर आपने गेहूं खरीद लिया। तो अगर ऐसी कोई चीज आ जाती है, आपके विनिमय के माध्यम के रूप में कोई चीज बन जाती है, तो उसको हम मुद्रा कहते हैं। अब हमें बात करनी है कि मुद्रा जो है वो कैसे कैसे आगे बढ़ी, उसका क्या क्या चलन रहा, आगे कैसे आती है। सबसे पहले देखा कि हमारे यहाँ पर मुद्रा, मतलब जो व्यापार था बिना मुद्रा के होता था। फिर हमारे यहाँ पर जो पशु हैं उनका महत्व बहुत बढ़ गया। पशु है जिसको आप जानवर कहते हैं, इनका महत्व बहुत बढ़ गया, तो जानवर के बदले में आदान प्रदान करने लगे। उसके बाद फिर हम अनाज या जो भी हमारी कृषि उपज होती है, हम क्या कहते हैं, कृषि उपज के बदले में हम करने लगे। फिर हमने कौड़ियों के रूप में करना स्टार्ट कर दिया, या कौड़ियां ना कहें तो हम क्या कहते हैं, सेल खड़ी के रूप में, सेल खड़ी की मोहरें बनाने लगे। फिर हम कौड़ियां हमारे यहां पर चलन में आने लगी। फिर हमारे यहां पर सिक्के चलन में आने लगे और सिक्के के बाद अलग अलग चीजें हमारे पास आई, सिक्के चलन में आने लगे। तो अलग अलग काल के सिक्के हो जाएंगे, वो हम बात कर लेंगे, देख लेंगे किस किस प्रकार के सिक्के हैं, अलग अलग टाइप के। सिक्कों के बाद फिर हमारे पास आप देखेंगे मोहरे, उस सब सिक्के सोने चांदी के उसमें आ जाएंगे। फिर आप देखेंगे आजकल नोट आ गए, आधुनिक सिक्के आ गए, और ये क्या हो गया, ये आप मुद्रा का विकास कुछ इस तरीके से देख पा रहे हैं। पहले कोई चीज आपको खरीदनी है तो क्या कहते हैं कि भाई आप कोई चीज खरीदनी है, बोले जानवर की भाषा में बात होगी। आप एक काम करो, आपको अगर बहुत गेहूं चाहिए तो बोले एक बैल ले आओ, आप दे दो और ये गेहूं ले जाओ। फिर क्या हुआ, आपने ये जो अनाज और कृषि उपज के बदले में मुद्रा विनिमय के बारे में बात करते हैं, तो आपने देखा होगा, आप ये उदाहरण अगर गांव में देखेंगे तो कई बार जो भी गांव में रहता होगा, गांव में नॉर्मल सा सामान लेने के लिए हम दुकान पर जाते हैं और दुकान पर क्या करते हैं, मान लीजिए कि आप छोटे से बच्चे हैं, आप छोटे से बच्चे हैं, बना दूं क्या आपको, ये बना दिया छोटा सा बच्चा। ये छोटा सा बच्चा है और इसको क्या खानी है, इसको खानी है आइसक्रीम। क्या खानी है, आइसक्रीम, जो गांव में आती है, जिसको क्या कहते हैं, बर्फ भी कहते हैं, है ना। इसको गांव के लोग बर्फ भी कहते हैं वहां पर, है ना। जो आप देखते हैं अलग अलग प्रकार की लेमन टाइप और ये सब आती है। अब इसका मन क्या कि खानी है ना आइसक्रीम, का मतलब कैसी वाली बना दें, ऐसी वाली आइसक्रीम, ऑरेंज ही बना देते हैं यार, है ना।
ऐसी वाली आइसक्रीम के ऊपर ये बात कर रहा है कि ये वाली आइसक्रीम इसको खाने का मन कर रहा है कि ये वाली आइसक्रीम आप दिलवाओ हमें, ठीक, कि ये वाली आइसक्रीम हमको मिलनी चाहिए, ऐसी इसकी इच्छा यहां पर हो जाती है। ठीक है, अब ये आइसक्रीम गांव में कैसे मिलेगी, तो सब कुछ तो पैसा होता रहा यहाँ। और ये आपने कई बार देखा होगा कि गांव के अंदर इस प्रकार की आइसक्रीम लेकर साइकिलों पर लोग आते हैं और फिर वो बेचकर चले जाते हैं। आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने देखा नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं होगा। तो अब क्या करे कि भाई वो बच्चा क्या करे, तो क्या करता है कि गांव में उसके यहाँ पर पैसा तो कम होता है, तो क्या करेगा, उसके पास क्या है, तो उसने एक टोकरी ली और इसमें क्या रखा, गेहूं रख लिया। और ये गेहूं लेकर गया इस आइसक्रीम वाले के पास, उसने गेहूं दिया, बदले में उसको क्या मिल गई, आइसक्रीम। तो यहां पर भी तो चीजों का आदान प्रदान हो गया ना। यहां पर आपने कोई नोट देखा क्या, 10 का, 20 का, 50 का, कोई नोट देखा क्या, नहीं देखा ना। कैसे गया, वो गेहूं की टोकरी ले गया, इससे बोला आइसक्रीम वाले भैया हमको एक बर्फ दे दो, हमको एक आइसक्रीम दे दो। तो बोले क्या है, बोले गेहूं लाया हूं, उसने अपने डब्बे में डाला, बदले में एक आइसक्रीम निकाल कर आपको दे दी। तो यहां पर वस्तु का विनिमय हुआ। तो यहां पर मुद्रा किसके बदले में मिली आपको, गेहूं के बदले में मिली। इसको आवश्यकता नहीं है गेहूं की, क्या करेगा, बाद में इकट्ठा करके कहीं बेच लेगा या कोई और उपयोग कर लेगा। तो अनाज भी क्या है, ये उदाहरण मैंने अभी वर्तमान समय में भी आपको चलन में देखने को मिलेगा। तो इस माध्यम से क्या हो गया, आपने आइसक्रीम मिली, तो क्या हो गई, अनाज और कृषि उपज भी क्या कर रहे हैं आपका, ये भी मुद्रा के रूप में काम कर रहे हैं, भले मुद्रा नहीं है तब भी। सेल खड़ी की ईंटें, मतलब सेल खड़ी की जो सिक्के हैं इस प्रकार की आ गए, उस पर कुछ लिखकर बना दिया। कौड़ियां जो होती थी, जिसका आप पहले कभी कई सारे लोग चंदा पहुआ खेलते होंगे, तो उसमें इसका उपयोग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सिक्के अलग अलग प्रकार के है ना, तांबे का सिक्का, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, और हम बात करेंगे अभी सिक्कों पर। और नोट कागज के जो आ गए, अभी आपने रखे होंगे, देखे होंगे, तो कागज के नोट का भी उपयोग करने लगे। तो ये क्या है, ये धीरे धीरे मुद्रा का विकास होते हुए चला आया। और मुद्रा का कार्य हमने जान लिया कि मुद्रा करती क्या है, तो मुद्रा किसी भी लेन देन में मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है। आपको कोई चीज खरीदनी बेचनी है तो उसमें मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है। अब एक चीज आती है जिसको आप कहते हैं साख, या अंग्रेजी में इसको कहा जाता है क्रेडिट। साख या क्रेडिट को हम, चूंकि हमारा विषय है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में साख का मतलब होता है ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता। मतलब आपके दो दोस्त हैं, अगर राम और श्याम है ना, राम और श्याम दो दोस्त हैं आपके, और इन दोनों की आपके नजर में कोई ना कोई इमेज होगी, और इन दोनों ने डिमांड की 500 रुपए की, कि बोले 500 रुपए आप देना, बड़ी कर देता हूं, 5000 रुपए की डिमांड की इन दोनों ने। डिमांड राम की तरफ से भी आई है ना, डिमांड राम की तरफ से भी आपको देखने को मिलेगी, राम की तरफ से भी आएगी और श्याम की तरफ से भी आएगी। अब आप कंफ्यूजन में हैं कि किसको हम पैसा दें, है ना, आप जो है आप जरा सोचने में व्यस्त हैं कि हम किसको पैसा दें, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आपको लगता है कि राम को पैसा दें कि श्याम को पैसा दें, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे पैसा लौटाता कौन जल्दी है। मतलब साख कैसे आपने दिमाग में इमेज कैसे तैयार की, उसके लिए आपने सोचा कि कौन व्यक्ति पैसा टाइम से लौटाता है। तो यहां पर मतलब क्या हो गया, ऋण लौटाने, क्योंकि उधारी तो मांग रहे हैं, भले में तो थोड़ी दे रहे हैं, तो ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता, कौन सही टाइम पर लौटाता है, टाइम से लौटाता है, पैसे खाता नहीं है, तो आप ये सोचेंगे। आपने सोचा कि यार राम व्यक्ति सही है, इसको दे देते हैं, ये ठीक आदमी है, और इसको अपन नहीं देते हैं, इसको अपन क्या कर देते हैं, इसको घुमा फिरा के बुद्धू बना के बोल देते हैं कि यार अभी है नहीं, तुम कहीं और से कर लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि राम को पैसा देंगे तो ये जितने समय में बोलेगा उतने समय में 5000 आपके लौटा देगा। लेकिन अगर आपने कहीं श्याम को पैसा दे दिया तो हो सकता है 5 के 2 ही दे और बाकी 3 में कह दे कि कुछ गड़बड़ हो गया। तो आपके दिमाग में क्या उसकी इमेज बन गई कि यार बोले ये गड़बड़ है, ये पैसा नहीं लौटा पाएगा, और ये सही है, ये पैसा लौटा पाएगा। मतलब उधार मिलने की संभावना किसको ज्यादा होगी, ये बार बार अगर इसी लाइन पर चलता रहेगा, सही रहेगा, तो इसको बार बार उधार मिलता रहेगा, और ये ऐसा ही करता रहेगा तो इसको नहीं मिलेगा। तो आपने दो लोगों की अलग अलग साख बना ली, इसलिए हमने 2 फोटो लगाई हैं कि आप देख पा रहे हैं कि अगर इसने 5000 मांगे तो आप इसको देखकर ये कह देंगे ये बड़ा आदमी है, दे देगा। गरीब आदमी को आदमी देखकर ही पैसा देने से कतराता है, बोले चुकाएगा कहां से। तो ये साख कहलाती है। साख का मतलब क्या हो गया, ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता है, क्षमता में जो विश्वास है उसको आप साख कहते हैं। अब बात करते हैं कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, मुद्रा विनिमय का जो माध्यम है, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उस पर बात करेंगे। मुद्रा के आधुनिक रूप, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के बारे में हम बात करेंगे। करेंसी, बैंक में निक्षेप, मतलब बैंक में जो जमा है उसके ऊपर बात करेंगे। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक क्या है वो उस पर बात करेंगे। साख की 2 विभिन्न स्थितियां,
साख जो भी हमने बात करी है साख क्या कहलाती है, तो उसकी दो डिफरेंट सिचुएशंस को हम देखेंगे, है ना, तो उस पर हम अंदाजा लगाएंगे कि साख क्या होती है। ऋण की शर्तें, जब हम उधार लेते हैं तो क्या शर्तें हमारे साथ होती हैं, और एक गांव का उदाहरण देखेंगे, विविध प्रकार के साख प्रबंध और एक गांव का उदाहरण। फिर सहकारी समितियों से कैसे उधार मिलता है, लोन फ्रॉम टू कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करेंगे। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप पर बात करेंगे, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश का, और लास्ट में सारांश। ये इतने टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, सारे को एक वीडियो के अंदर ही हम देखेंगे। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। तो आपने मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, इस पर हमें चर्चा करनी है। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आप अपनी आंखें जो है ना, जो आपको दी गई होंगी, ये दो आंखें है कि नहीं है, इनका इस्तेमाल करते हैं सही सही चीजें, अच्छी अच्छी चीजें देखने में। अच्छी भगवान ने जो चीज हमको दी है ना, आपको हर चीज अच्छे के लिए उपयोग करनी चाहिए। आप देख रहे हैं ना कि अभी आप पाते हैं कि हम भारत में, आप देखेंगे जो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी है वो इंडिया का ही चैनल है, तो भारत में वो इतना अच्छा काम कर रहा है कि लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कई बार हमने देखा कि हमारे यहाँ पर कमेंट आते हैं, कहीं बाहर से आता है, कभी नेपाल से आता है, कहीं कहीं से आता है, और सब जगह की स्थितियां अपने जैसी नहीं है, बहुत स्थितियां खराब भी हैं, लोग उतना अच्छा काम भी नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ का वैसा वैसा, आप देखेंगे, आप जब वीडियो देखते होंगे तो आपको मिलते भी होंगे। तो ये आंखें, जिनको चक्षु भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, इनका इस्तेमाल क्या करना है, अच्छा देखने, अच्छा पढ़ने में करना है। तो अभी क्या करना है, बोले सर आपने दो आंखें क्यों बनाई है, तो इनका इस्तेमाल करो अपने आसपास के देखने में। आसपास क्या देखना है, तो आसपास देखना आपको दुकान, कहाँ पर कोई किराने वाला, कोई फेरी वाला, कोई आपका चाट वाला, कोई चाउमीन वाला, इन सबको आप देखिए। इन सबको आप देखेंगे और ये चीज ऑब्जर्व कीजिए कि हमें चाउमीन खानी है तो हमने खाया, धीरे से वॉलेट निकाल के कुछ दिया हमने। किराने की दुकान से कुछ गए हैं तो हमने वॉलेट निकाल कर कुछ दिया। हम कहीं पर कुछ आइसक्रीम खाना है तो हमने जेब से पैसा निकाल कर दिया। मतलब हमने देखा कि जो मुद्रा है, मतलब जो मुद्रा या जिसको हम भारत में पैसा या रुपया कहते हैं ना, जो मुद्रा है तो भारत में क्या कहलाती है, इसको रुपया कहा जाता है। रुपया का निशान ऐसे ही बनाते हैं। तो ये रुपया जो है वो बड़े प्रचलन में है, मतलब बिना रुपए की कोई चीज नहीं हो रही। हाँ, उधार हो सकता है, आज की जगह कल दे दो, लेकिन ये आपके दैनिक दिनचर्या में बड़े उपयोग में होती है। दुनिया में किसी का ऐसा दिन नहीं आता कि वो मुद्रा का उपयोग ना करे, ना बहुत कम, जो है ही नहीं, बिल्कुल तो नहीं, जिसके पास है तो कुछ ना कुछ तो मुद्रा का उपयोग करता ही है। मुद्रा का प्रचलन आप देखेंगे अलग अलग तरीकों से। कई बार आप मुद्रा को छू नहीं पाएंगे, हम QR कोड के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं, पेटीएम, फोन पे, और अलग अलग तरीके के लोगों, अलग अलग तरीके के ऑप्शंस का यूज करके, किराना दुकान, अन्य जगह, ये सब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिना मुद्रा के कुछ हो नहीं पा रहा। मुद्रा की बड़ी आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है। मुद्रा का उपयोग क्या है, तो मुद्रा का उपयोग आप देखेंगे, मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। वस्तुओं को आप खरीदते हैं, वस्तुओं को आप बेचते हैं, ये उनका उपयोग है। मुद्रा के बदले सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं, जैसे हम बाल कटवाते हैं, दाढ़ी सेट करवाते हैं। आपने देखा ना, कभी कभी हमारे बाल बड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नाई के पास जाते हैं, बोले भैया थोड़ा सा बाल काट देना, अच्छा कर देना, वीडियो बनाना, थोड़ी अच्छा दिखना चाहिए। तो बढ़िया बाल काट देता है, बोलता है सर दाढ़ी वाली सेट कर देगा, तुमने कर दो। फिर वो धीरे से पूछता है मसाज भी करवानी क्या, तो अपने पास मुद्रा होगी तो मसाज करवा लेंगे, नहीं तो नहीं। फिर वो अगर किसी ने मसाज करवा ली तो फिर धीरे से आता है वो और बोलेगा काले दाग हो रहे हैं, बोले कुछ कर दें क्या। ये क्या है, वो सब क्या कर रहा है, ये सब सेवा दे रहा है। वो आपको ऐसा कुछ करके अलग चेहरा थोड़ी लगा के देता है। वो आपके ऊपर, आपके बाल काट दिए उसने तो आपको अच्छा कर दिया, आपकी दाढ़ी सेट कर दी, आपकी सेविंग बना दी, आपकी मसाज कर दी। ये सब क्या हो गया, ये सब करने से आपको सेवा प्रदान की, और इसके बदले में क्या लेगा, क्या लेगा, मुद्रा लेगा ना, दाम के, फ्री में करेगा। अरे बोले सर आए हैं फ्री में कर दें, ऐसा कोई नहीं करेगा, उसको दाम चाहिए। एक आध बार कर भी देगा, कोई अपने परिचित का होगा, लेकिन बार बार जाएंगे, बोले यार इन्हें तो रोज का बना लिया। मतलब क्या है, पैसा चाहिए, मुद्रा चाहिए। तो मुद्राओं के जरिए चीजें खरीदी बेची जाएंगी, साथ ही साथ सेवाओं का आनंद भी आप मुद्रा के माध्यम से या पैसे के माध्यम से उठा सकते हैं। समझ में आई बात? चले आगे। तो अब बात आती है कि क्या आपने कभी सोचा कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है, यह आपने सोचा? अगर सोचा है तो इसका कारण हम बताते हैं, क्योंकि इसका कारण बड़ा सरल है, इसका कारण बहुत आसान है। ये जो मुद्रा की हम बात कर रहे हैं, रुपए की बात कर रहे हैं, ये मतलब आपको कुछ भी खरीदना है, कुछ भी बेचना है तो मुद्रा में करेंगे, कोई सेवा प्राप्त करनी तो मुद्रा में करेंगे। तो जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। अपने पास मान लीजिए 500 का नोट है, अपन गए नाई की दुकान पर, बोले बढ़िया बाल काटना, तो उसने काट दिया, 50 का नोट, 100 का नोट, जो भी देना है।
तो क्या हो गया, मुद्रा के माध्यम से हमने सेवा प्राप्त कर ली। सेवा क्या है, उसने बाल काटने की सेवा कर दी। फिर गए हम और हमने बोला कि यार 2 रजिस्टर देना, बोले नोट्स बनाना है, स्लाइड तैयार करनी है, लिखना पड़ेगा कुछ, तो अपन रजिस्टर ले लिए। तो बोले कितने के, तो बोले सर 50-50 के 2 हैं। तो अपन ने फिर 100 का नोट दिया और पैसे के बदले में क्या प्राप्त हो गई हमको, कॉपी। मतलब मैंने आपको 2 उदाहरण दिए कि जब मैंने बाल कटवाए तब मैं कुछ लेकर नहीं आया, बल्कि अपने बाल देकर ही आया, कटे कटाए वहां पर पड़े रह गए। अब ये मत कहना कि सर भरवा देते हैं पन्नी में, है ना। तो उसने क्या किया कि हमको सेवा प्रदान कुछ कर दी। साथ ही साथ क्या हो गया, हमने एक और उदाहरण देखा कि हम 2 रजिस्टर लेने गए कि हम नोट्स बनाएंगे, एक नोटबुक लेने चले गए ताकि हम कुछ नोट्स तैयार करेंगे और उसके लिए भी हमें कुछ पैसा लगा। मतलब मुद्रा जिसके पास है, मेरे पास है, तो मैंने सेवा भी प्राप्त कर ली और कोई चीज भी खरीद ली, और इन दोनों में बड़ी आसानी है, कोई परेशानी नहीं। नहीं तो क्या होता कि हमने बाल कटवा लिए और पैसे हमारे पास नहीं है, बोले क्या करना, तो बोले बिठा लो दिन भर, बोले हम बाल झाड़ू लगाते रहेंगे, बाल इकट्ठे करते रहेंगे, शाम को छोड़ देना आप, या तो यह करना पड़ेगा। तो ये कठिन काम है। आसान काम क्या है कि तुरंत पैसा निकालो और दे दो यहाँ पर। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेता है, चूंकि आसान होता है, इस कारण से मुद्रा के रूप में हर कोई भुगतान लेता है और उसको अच्छा भी लगता है कि भाई कोई काम हमने किया तो पैसा हमको मिल जाए। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल वो अपने पसंद की चीजें खरीदने में, अपने पसंद की सेवाएं प्राप्त करने में वो कर लेता है। तो उसको भी आसानी होती है कि उसने कोई सामान या कोई सेवा बेची है तो उसने मुद्रा ली है और मुद्रा के बदले में वो कोई और काम कर लेगा। हम एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं कि वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। मतलब उसके पास जूते हैं और जूते को बेचकर वो गेहूं खरीदेगा। तो उसके पास अगर हम जूते की बात करें, यहां पर मैं ऐसे सिर्फ जूता लिख लेता हूं, ये जूता बेचेगा वो, जब वो बेच देगा इन जूतों को तो क्या प्राप्त होगा इनसे, उसको प्राप्त होगा पैसा। और इस पैसे का उपयोग क्या करेगा, वो जाएगा गेहूं वाले के पास और इनसे क्या करेगा, गेहूं वो खरीद लेगा। वो गेहूं वाले के पास जाएगा और गेहूं खरीद लाएगा। तो अगर इसके पास पैसा आ गया तो उसको गेहूं खरीदना कितना आसान, उसने बेचा, पैसा इकट्ठा किया, गेहूं वाले के पास गया, बोले 2 बोरी डाल देना गाड़ी में, खरीदा, घर आ गया। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा, फिर उसके बाद उस मुद्रा से क्या कर लेगा, वो गेहूं खरीद लेगा। ये बहुत आसान काम हो गया। अगर हम एक और उदाहरण ले लें, उदाहरण क्या ले लें कि मान लीजिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा के मतलब उसके जूते मुद्रा में नहीं बिकते, उसको जूतों के बदले में गेहूं चाहिए तो क्या करेगा, बिना मुद्रा के उसको गेहूं खरीद के लाना है तो क्या करेगा, जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए सीधे गेहूं से विनिमय करता है। मतलब अपने जूते लेकर जाए गेहूं वाले के पास कि जूते ले लो, गेहूं दे दो। हो सकता है गेहूं वाले को जूते की आवश्यकता ना हो, ये जूते वाला बैठा है, ये कह रहा है कि आपके पास गेहूं, आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूता दूंगा, और ये गए किसी एक के पास, लेकिन इस गेहूं वाले ने बोल दिया कि मुझे जूते नहीं, जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है, तो हमको ये नहीं मिला। फिर हम ढूंढते ढूंढते गए कि गेहूं वाला, तो बोला कि जूते नहीं, कपड़े चाहिए। मतलब आपको ये 2 जगह, ऐसे कई जगह भटकना पड़ेगा, तब जाकर कोई एक व्यक्ति मिलेगा। हो सकता आज मिल जाए, हो सकता 15 दिन बाद मिले, हो सकता महीना भर लग जाए, तब जाकर आपको मिलेगा कि जो आपके जूते लेगा और जूते के बदले में आपको गेहूं देगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ कितना कठिन काम है। इनसे पूछा कि भैया जूते लोगे क्या, गेहूं है क्या, तो बोले जूते तो चाहिए लेकिन गेहूं नहीं है, तो क्या हम देंगे, क्या नहीं देंगे, क्योंकि हमें तो गेहूं, जूते के बदले गेहूं। तो हम दूसरे के पास गए, बोले आपके पास तो गेहूं दिख रहा है, जूते लेके गेहूं दोगे क्या, तो बोले नहीं, हमें कपड़े चाहिए, कपड़े के बदले में हम बदलेंगे। तो आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा, जब ढूंढ पाएंगे आप तब आप अपने जूते बदल पाएंगे। मतलब क्या हो गया, तो यहां पर आप देख पाएंगे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग देखेंगे, इसको डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। मतलब कि आपकी जो आवश्यकता है सामने वाले की, मतलब आपके पास जो चीज है वो सामने वाले की आवश्यकता हो और सामने वाले के पास जो चीज है वो आपकी आवश्यकता हो। मतलब ये जूता वाला किसी गेहूं वाले के पास जाए तो वो गेहूं वाले को जूते की आवश्यकता हो और जूते वाले को गेहूं की आवश्यकता हो, ये 2 मांग हो गई यहां पर। तो इसको कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग या आवश्यकताओं की दोहरी मांग। तो अब अगर ये करेगा वो, तभी फिर वो अपने जूतों के बदले सीधे तौर पर गेहूं खरीद पाएगा, नहीं तो नहीं खरीद पाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना बिल्कुल अनिवार्य है। अनिवार्य विशेषता है कि उसके आधार पर ही ये किया जाएगा, है ना, कि वस्तुओं का विनिमय होना या विनिमय होता है या विनिमय हो रहा है तो दोहरा संयोग होगा, ये विशेषता है। अगर दोहरा संयोग नहीं है तो फिर मुद्रा का चलन है, कुछ ना कुछ मुद्रा के रूप, जरूरी नहीं है कि नोट आया हो, लेकिन कुछ ना कुछ मुद्रा के रूप में वहां जरूर आया होगा। क्लियर। अब इसकी तुलना में अगर हम किसी ऐसी अर्थव्यवस्था में जाते हैं जहां मुद्रा का प्रयोग होता हो, है ना, जहां पहले से मुद्रा का प्रयोग हो रहा है, तो मुद्रा क्या है, महत्वपूर्ण मध्यवर्ती की भूमिका निभा देता है। कि मान लीजिए कि जूता वाला है, जूता बेचा उसने और जूता बेचकर उसको क्या प्राप्त हुआ, पैसा, और इस पैसे का उसने क्या किया, इस पैसे का गया दुकान पर, बोले गेहूं दे दो,
गेहूं खरीद लिया, तो गेहूं वाले को क्या मिला? पैसा। और इसको कोई और चीज खरीदनी है, इसको कपड़ा खरीदना है, ये गया कपड़ा वाले के पास, कपड़ा खरीद लिया। मतलब आप देख रहे हैं कि अगर आपको पैसा या मुद्रा प्राप्त होती है तो आप आसानी से कपड़ा, गेहूं या कोई चीज आसानी से खरीद पाते हैं। तो मुद्रा क्या कर रही है? मध्यवर्ती की भूमिका प्रदान करती है। और जब जैसे ही मुद्रा आ जाएगी तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत भी कम हो जाएगी। मुद्रा आ जाएगी तो इसकी आवश्यकता भी वो धीरे धीरे खत्म कर देगी। अब बात करेंगे कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है उसमें क्या सीमाएं हैं, क्या समस्याएं हैं। चूंकि हमने बात करी वस्तु विनिमय में सीधे वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, तो उसमें क्या समस्याएं आती हैं। वस्तु विनिमय के लिए दोहरे संयोग की शर्त का पूरा होना आवश्यक है। दोहरे संयोग की शर्त का मतलब क्या होता है कि दोहरी शर्त आपको लगानी पड़ेगी, है ना, कि दो जो लोग हैं ना, दो आवश्यकताओं वाले जो लोग हैं, मान लीजिए कि जूता वाला जो व्यक्ति है वही जूता और जो गेहूं, तो ये दोनों हमको चाहिए ना कि जो गेहूं चाह रहा होगा वो और जो जूता चाह रहा होगा वो, अगर ये दोनों लोग आपस में मिल जाएंगे कि जूता चाहने वाला गेहूं के पास पहुंच जाए, गेहूं चाहने वाला जूता के पास, अब गेहूं वाले को जूता चाहिए था, जूता वाले को गेहूं चाहिए था, तो दो चीजें चाहिए, तो दोहरे संयोग की शर्त का पूरा होना आवश्यक है। अगर दोहरे शर्त की संयोग पूरी नहीं होती है तो फिर समस्या आ जाएगी। अब इसमें क्या है कि इसमें एक तो धन और मूल्य का संचय नहीं हो पाता। संचय मतलब आप इसको इकट्ठा नहीं कर पाते। अविभाज्य वस्तुओं का विनिमय भी कठिन हो जाता है कि आप जो अभी मतलब जो जिनको बांटा नहीं जा सकता उनको कैसे आप कैसे उनको देंगे, किस तरीके से बेचे। जैसे सेवा ही मान लो, सेवा को कैसे बांटेंगे, तो उसका जो विनिमय करना है, जो प्रदान करना, आदान प्रदान करना, वो बड़ा कठिन हो जाएगा। वस्तुओं को भविष्य में प्रयोग के लिए संग्रहित करना, खासतौर से लंबे समय के लिए, वो भी कठिन हो जाएगा। सेवाओं का मूल्य निर्धारण व विनिमय में भी आपको कठिनाई यहां पर देखने को मिलेगी कि बड़ी कठिनाई यहां पर पैदा हो जाएगी। क्लियर बात यहां तक की? चले आगे। तो देखो अब बात करेंगे हम किस पर? मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में, मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। तो आप मुद्रा के आधुनिक रूप आप जानते हैं, जैसे आजकल हम अगर पिछले वीडियो पर बात करें या हमने जो अभी बात करी है, तो हम आप देखेंगे यहां पर कि हम क्या देख पा रहे हैं। देखो अलग अलग करेंसी के मैंने नाम आपको लिखे हुए थे कि मुद्रा क्या क्या काम करती है, कैसे काम करती है, मुद्रा की जो एवोल्यूशन के बारे में हमने बात करी थी कैसे, ये आप देख पा रहे हैं ये कैसे। तो ये हमने कैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले मुद्रा को हमने देखा था। मुद्रा क्या है? वस्तुओं के विनिमय का जो माध्यम बनती है, मध्यवर्ती चीज है। तो मुद्रा में सबसे पहले पशु, जानवर, फिर अनाज आए, अनाज के माध्यम से होने लगा, फिर सैल खड़ी की मोहरें आई, फिर कौड़ियां आई, फिर सिक्के आए। सिक्के सोने, चांदी, तांबा, पीतल, हर चीज के सिक्के आए। फिर नोट आए, जो कागज के नोट आप देखते हैं। और आजकल आप देख पा रहे हैं तो आधुनिक तरीके में आपको क्या आ गया यहाँ पर? आधुनिक तरीके में आपको कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी ना। कैसी कई सारी चीजें? जैसे आप चेक का माध्यम देख सकते हैं, डेबिट कार्ड देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड देख सकते हैं, कई प्रकार की चीजें आप ऐसे यहाँ देख सकते हैं। तो आधुनिक रूप में आप देखें कागज का नोट, ऐसा आपको एक नोट मिलता है जिसके ऊपर कुछ कीमत लिखी होती है, 200 रुपए, 500 रुपए, उतने में अदा होता है। सिक्के आप देखें 1 रुपए, 2 रुपए, है ना, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, ऐसे सिक्के आपको देखने को मिलेंगे। चेक आपको एक इस प्रकार का कागज का टुकड़ा मिलेगा, यहाँ पर आपको रकम भरनी है, यहाँ पर सिग्नेचर करने, यहाँ पर उसका नाम लिखना है, ऐसे कुछ चेक आपने। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड जो होता है उसी तरीके का आपका क्रेडिट कार्ड भी होता है, तो इनके माध्यम से भी आप पैसा निकालते हैं। इनके अलावा यूपीआई, जिसमें जिन माध्यमों से, इन माध्यमों में आप देखेंगे, चाहे यूपीआई चाहे मोबाइल बैंकिंग के अंदर अगर आप बात करें तो आप इसमें डायरेक्ट खाते से खाता पैसा ट्रांसफर करते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में भी ऐसा है। ये जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग देखते हैं तो इसमें पैसा छूने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना छुए हम पैसे को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर देते हैं। तो आधुनिक रूप में जो हम बात कर रहे हैं तो क्या है? तो मुद्रा एक ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है, और बन सकती क्या? बन गई है, आपने देखा है कि वो बन चुकी है। तो मुद्रा के हमने विभिन्न रूप देखे कि पहले जानवर में आया, फिर अनाज में आया, और अगर हम मुद्रा के रूप में ही बात करें सिक्के में या नोट में, तो आप पाएंगे कि सबसे पहले आपको आहत सिक्के देखने को मिलेंगे, जो प्रारंभिक काल में आप देखेंगे। लगभग 2500 साल पुराने सिक्के भारत में आप देख पाएंगे। फिर यही सिक्के थोड़ी सी और अच्छे हुए गुप्त काल में इस प्रकार के। तो ऐसे सिक्के क्या है? ये बदलते चले गए। तो मुद्रा क्या हो गई? बदलती चली गई। पहले हो सकता है कि ये ऐसे ही मिट्टी से बना दिए हो, ये आप देख रहे हैं पीले देख रहे हैं, सोने से बनाए हो। फिर सोने के सिक्के कितने बनाए? तो फिर हमने चांदी के भी बनाए होंगे। फिर और छोटी मुद्रा बनानी होगी तो हमने तांबे के सिक्के, जस्ते के सिक्के बनाए होंगे। तो सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती है ना। अलग अलग तरीके की चीजें हैं उनको मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने याद होगा कि हमने यहां पर चर्चा की थी आइसक्रीम वाला के अनाज के माध्यम से करते हैं। तो भारत में ऐसे भी चीजें होती हैं, और आप देखेंगे यहां पर कि हम पशु को भी विनिमय के रूप में या मुद्रा के रूप में देते थे।
आप अगर देखेंगे तो कई बार जानवर देकर आपने बोला कि भाई 100 गाय हमको दे दो या 2 गाय हमको दे दो, ये वाला काम कर लो, ऐसी डिमांड होती रहती थी, ऐसा होता था। इसके बाद सोना, चांदी, तांबे, ये सब धातुओं के सिक्कों का चलन आया, जिसका चलन पिछली सदी तक आपको देखने को मिलेगा। और आज भी कुछ सिक्के आप देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ सिक्के हैं जिनको आप देखें, हमने आहत सिक्के देख लिए, गुप्तकालीन सिक्के देख लिए, अब तुगलककालीन सिक्के आप देख लो, थोड़ा सा कुछ बदलाव आया, पीलापन कम हुआ। फिर आप अकबर कालीन सिक्के आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस प्रकार के हैं, मौर्य कालीन सिक्के आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार के, और अभी आपने जो ये वाला सिक्का है वो आपने देखा ही होगा कि आधुनिक सिक्का है। आजकल ये चलन में है 1 रुपए 2 रुपए वाले सिक्के इसी तरीके के आते हैं। तो ये क्या है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे मुद्रा के रूप बदलेंगे और अच्छा फिनिशिंग आप देख पा रहे होंगे कि अगर यहां पर देखें तो उतना अच्छा गोल नहीं है, इसमें थोड़ा गोल अच्छा है। और अभी आप देखें जो आधुनिक सिक्का एकदम परफेक्ट गोल बनाया गया, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वहां पर एकदम चकाचक बना दिया, एकदम परफेक्ट। तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे समय बढ़ेगा वैसे मुद्रा के रूपों में परिवर्तित होता जाएगा और एक से एक अच्छी सुविधाजनक मुद्राएं आगे बढ़ते बढ़ते हमको मिलती जाएंगी। जैसे जमाना बढ़ेगा वैसे मुद्रा के कई सारे रूप हमको देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे करेंसी के ऊपर। तो मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, जिसको आप क्या कहते हैं, कागज के नोट और सिक्के, ये 2 चीजों को शामिल किया गया करेंसी में। तो जो करेंसी है उसमें कागज के नोट और सिक्के शामिल किए गए, जो जिनको आप नगद दे सकते हैं। मतलब करेंसी का मतलब क्या होगा, जिनको आप नगद दे सकते हैं। तो सिक्के और कागज के नोट इसमें शामिल किए, इनको ही आप नगद देते ना, इनको हम छू भी सकते हैं। भाई 200 का नोट देना, दे दिया, 2 रुपए देना, सिक्के दे दिए, इनको छू भी सकते हैं। और नगद जो हम देते हैं तुरंत, जो एक हाथ से दूसरे हाथ में दी जाते हैं, वो करेंसी कहलाती है। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। मतलब पहले आप देखें कि अगर एक सिक्का बनाया है तो एक सिक्के में सोना डाला है, हो सकता कि आज के जमाने में इस सिक्के की कीमत ज्यादा हो, है ना। ये सिक्का क्या है, ज्यादा कीमती आपको समझ में आए जब सोने का बनेगा, और लेकिन कीमत क्या है, 1 रुपए। तो आज के जमाने में सोना, चांदी, तांबा ये यूज नहीं करते, कुछ अलग चीजें यूज करते, जैसे कागज के टुकड़े का यूज कर लिया, पेपर करेंसी आप इसको कह सकते हैं, नोट बना दिया, ये अलग धातु का कुछ उपयोग करके सिक्का बना दिया, लेकिन चलेगा वो उसी कीमत में जिस कीमत में उसको तैयार किया गया है, जो कीमत उसके ऊपर लिखी गई है। अनाज और पशुओं की तरह इनका जो बेरोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। मतलब जो सिक्का हम बना रहे हैं, जो नोट हम बना रहे हैं, वो अनाज और पशुओं की तरह रोजमर्रा की चीजें नहीं है जिनका हम उपयोग कर पा रहे थे। कि भाई बोले ठीक है जानवर बेच दिया तो बेच दिया, या जानवर के बदले कुछ खरीद लिया तो ठीक है, नहीं तो बोले चलो अभी खेती करते हैं उससे। अनाज से कुछ खरीद लिया तो ठीक है, नहीं तो बोले घर में खाना बना लेते हैं उससे। तो ऐसी रोजमर्रा की चीजें नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। मतलब इस प्रकार से आप ऐसा नहीं कर सकते कि बोले सिक्के को खेत में ले चलो, बोले कुछ काम करवाते, ये नहीं होगा। बैल से करवा सकते हैं, जानवर से करवा सकते हैं, अनाज से आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं बोले आज भूख लगी है, अपना गेहूं नहीं बिका, बोले अपने गेहूं का ही कुछ बना लेते हैं। ऐसा नहीं बोले आज भूख लगी है 2000 का नोट पका लो जरा, ऐसा नहीं होता। होता क्या, कोई है तो नहीं ऐसा कि 2000 का नोट पका लो, ऐसा नहीं होता है ना। तो समझ रहे हैं बात कि जो पहले मुद्राएं चलती थी जिनमें हम अनाज और पशुओं को देखते हैं, उनका उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में भी करते थे, लेकिन आधुनिक मुद्रा का उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में आप नहीं कर सकते। मतलब उस मुद्रा के माध्यम से कोई चीजें आप खरीद सकते हैं, समझ रहे हैं ना। पैसा दिया, किटकेट खरीदी, खाली। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे आप देखें कि पहले जो अनाज चल रहा है तो अपन ने क्या किया कि बोले यार ठीक है भूख लगी है, बोले इसी अनाज को पका देते हैं, खा लेते हैं। चावल है हमारे पास, बोले पका लेते हैं, खा लेते हैं। अब अभी आपके पास उस टाइम पर मुद्रा के रूप में चावल था, आज के टाइम में मुद्रा के रूप में 2000 का नोट है। वो वाला व्यक्ति चावल पकाकर खा सकता है, भूख मिट जाए। आप क्या 2000 के नोट को किस में पकाएंगे? आप 2000 के नोट से कई सारी चीजें खरीद कर जरूर खा सकते हैं, लेकिन नोट नहीं खा सकते। समझ में आई बात? मतलब इस आज की मुद्रा का सीधे तौर पर हम उपयोग नहीं करते, इसके माध्यम से हम उपयोग करते हैं। फिर एक बात आती है कि फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया, जब ये अपने आप में इतनी दमदार नहीं है, अपने आप में इसका उपयोग नहीं होता, जबकि पहले पशु और अनाज का हो जाता था। इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी भी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है ना। इसको प्राधिकृत सरकार के द्वारा किया जाता है। और भारत में आप देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से नोटों को जारी करती है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं रिजर्व बैंक का लोगो बनाया गया यहाँ पर, तो ये करेंसी नोट जारी करती है। नोट और सिक्के इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बैंक ने 2000 का नोट निकाला तो हमने देखा बोले यार ये लाल कागज पर है, हम भी फोटोकॉपी करके निकाल लें तो हमारे द्वारा भी निकाला जाए, तो ऐसा नहीं होता कि हम इसको निकाल पाए। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आई बात? कानूनन विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है।
जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं करेंगे। मतलब आप अगर कोई चीज खरीद रहे हैं तो मान लीजिए कि मैं कोई चीज खरीदने गया हूं तो मैंने नोट दिया है, तो सामने वाला नोट लेने से मना नहीं करेगा, फटा हटाना हो, बाकी नोट भारत का है, भारतीय मुद्रा है, तो मना नहीं करेगा। और वो बदले में जो पैसा मुझे दे रहा है तो मैं उसको लेने से मना नहीं करूंगा, मतलब अदायगी में पैसा लेने से कोई मना नहीं करेगा। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। मतलब अगर आप देखें यहाँ पर कि हम किसी प्रकार से जैसे बोलें कि हमारा पेमेंट करना है तो बोला कि ठीक है 500 के नोट ले जाओ आप, हम बोले नहीं नोट नहीं सोना दो, ऐसा हम मना नहीं कर सकते, नोट नहीं लेंगे, मना नहीं कर सकते। रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है, इसी कारण से मुद्रा को क्या मान लिया है कि मुद्रा को आप देखेंगे विनिमय का माध्यम स्वीकार कर लिया गया है। क्लियर बात यहां तक कि रुपया कैसे विनिमय का माध्यम बन गया, तो ये सारी चीजें हमने यहां पर देखी। रुपया जारी कौन करता है? आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, केंद्र सरकार की तरफ से वो जारी करती है। क्लियर, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। देखो, तो अब हम बात करें बैंकों में निक्षेप के बारे में। निक्षेप का मतलब क्या होता है? निक्षेप का मतलब होता है कि हम जमा के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि क्या जमा है हमारा बैंक के अंदर, डिपॉजिट इन बैंक्स के बारे में हम बात करेंगे कि आप क्या डिपॉजिट करते हैं, आप पे क्या क्या जमा है बैंक में। चूंकि अब बैंक जो है, मैंने फोटो तो बहुत अच्छी लगा ली है, हो सकता है ऐसा बैंक ना हो आपका, लेकिन होगा बैंक, सबके आसपास एक बैंक होगा जहां पर आप कुछ पैसा जमा करने जाते होंगे, कभी कभी पैसा निकालने जाते होंगे, और कभी कभी कई सारे दूसरे माध्यमों के लिए जाते होंगे कि बोले यार हमें ये वाली चीज बनवाना, इसका चालान भर रहे हैं, कुछ ना कुछ माध्यम से आप बैंक जाते होंगे। लेकिन आपने एक चीज गौर करी होगी कि आप जब भी बैंक जाते हैं वहां कुछ लेन देन की बात होती है, पैसे की ही आप बातचीत करने जाते हैं। मतलब बातचीत का मतलब क्या है? या तो आप कुछ पैसा जमा करने जाते हैं या कुछ पैसा निकालने जाते हैं। ऐसे नहीं कि बोले आज गए हैं, बोले घूम कर आते हैं, बैंक कैसे चले गए, मैनेजर साहब ने चाय पे बुलाया था, आपको नहीं बुलाएंगे चाय पर। आप जब जाएंगे तो अपने पैसे जमा करने, पैसा निकालने, पासबुक चढ़वाने, चेक बुक लेने, मतलब मुद्रा से जुड़ी हुई किसी बातों को लेकर ही आप वहां पर पहुंचेंगे। आप बैंक जाते हैं, जाने के पीछे खास तौर से दो बड़े कारण हैं, पैसा जमा करना और पैसा निकालना। आप पैसा वेतन के रूप में भी लेते हैं, आप कर्ज के रूप में भी लेते हैं, और आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, आप कुछ ना कुछ पैसा यहां पर प्राप्त करते हैं। अब सवाल यह है कि सर ये आप बैंक और वेतन हमको क्यों बता रहे हैं? वेतन में इसलिए आपको बता रहा हूं कि वेतन आप पाएंगे, आपको जो भी वेतन मिलती है उस वेतन का एक टुकड़ा है ना, उस वेतन का एक टुकड़ा आपको यहां पर देखने को मिलेगा जो आप अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं पर खर्च कर सकते हैं ना। एक टुकड़ा जो है वो आप अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं पर खर्च कर सकते हैं। दूसरा टुकड़ा जो आप पाएंगे यहां पर वो माह के अंत में बचत में है ना। मान लीजिए आपको कोई 20,000 रुपए मिलते हैं, अपन मान लेते हैं 20,000 रुपए आपको मिलते हैं। 20,000 में आपने माना कि 18,000 रुपए ये आपके खर्च हो गए। 1,000 रुपए आपने बोला कि यार मेरा खुद का पर्सनल खर्चा उस पर खर्च करूं, 1,000 रुपए आपकी बचत है। अब ये 1,000 रुपए जो आपकी बचत है, इस बचत को आप क्या करते हैं? बैंक में जमा करते हैं, ताकि हर महीने हमारी बचत आती जाए, पैसा इकट्ठा होता जाए। पैसा ज्यादा हो जाएगा, धन इकट्ठा हो जाएगा, ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो फिर हमारे लिए फायदा होगा। तो पैसा हम इकट्ठा यहाँ पर करते चले जाएंगे। जो भी हमारी बचत आती है, रोजमर्रा की जो आवश्यकता होती है, माह के अंत में जो बचत हमारी आती है, इस बचत को हम बैंक में जमा करते चले जाते हैं। जैसे जैसे बैंक में जमा होता है, क्यों जमा करना? चूंकि हमारे पास खर्च ना हो पाए और बैंक में पैसा सुरक्षित है, इस कारण से हम बैंक में ये जमा कर रहे हैं। अब ये बैंक में जमा कैसे होगा? बैंक में हम जो जमा कर रहे हैं वो कैसे हम जमा करेंगे? तो बैंक में पैसा जमा कराना है ना, बैंक के अंदर आप पैसा जमा कराएंगे, खाता खुलवाना पड़ेगा उस बैंक के अंदर आपको। खाता क्या होता है? खाता ये होता है कि उस बैंक में आपकी पहचान संख्या होती है ना। क्या होती है? उस बैंक में पहचान संख्या होती है, और वो पहचान संख्या क्या कहलाती है? आपका खाता कहलाता है। आपने खाता खुलवाया तो आपका खाता हो गया, आपका ब्रांच की संख्या होगा कि भाई कौन सी ब्रांच में खुलवाया, कौन सी बैंक में खुलवाया, आपका जो भी लेन देन होगा वो सब उसी में होगा। आप पैसा निकालने आते तो ये नहीं कि पैसा हमारा दूसरे खाते में जमा है, बोले बगल वाले के मोहन के निकाल देना, ऐसा नहीं होता। आपका जो पहचान संख्या उसी में वो डालेंगे कि आपने क्या, मतलब उसमें लिख देंगे कि आपका अभी 5,000 रुपए जमा है, आप कुछ निकाल लाए हैं तो वो लिख देंगे माइनस 1,000 रुपए, मतलब बचा कितना है? 4,000 रुपए। आपने कुछ और जमा किया कि बोले प्लस 3,000 रुपए, तो आप टोटल लिख देंगे बोले 7,000 रुपए। समझ रहे हैं बात? आपकी उसी पर सारी एंट्री होगी कि आपने कितना जमा किया है, कितना निकाला है। तो इसमें पैसा जो जमा किया है उस पर बैंक आपको कुछ सूद, मतलब कि कुछ ब्याज भी देते हैं ना, कुछ सूद जिसको आप कहते हैं ब्याज, है ना, कुछ ब्याज भी बैंक के द्वारा यहां पर दिया जाता है। लोगों का धन बैंक में सुरक्षित रहता है और इस पर ब्याज भी मिलता है, इस कारण से लोग क्या करते हैं? बैंक में कुछ पैसा जमा करते हैं। इस तरीके से आपने किया होगा, खिड़की से पैसा दिया होगा, पैसा लिया होगा, ऐसा कुछ किया होगा। अब समस्या है कि पैसा निकालें कैसे? जो हमने जमा कर दिया उस पैसे को कैसे निकाला जाए, हम कैसे निकालें? यहां पर
तो पैसा निकालने के पीछे आप देखेंगे कैसे निकालेंगे, तो लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार पैसा निकालते हैं ना, उनकी जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार लोग पैसा निकालते हैं, जो भी जरूरत। जैसे मान लीजिए हमारा जमा होते होते 10,000 हो गया, अब हमारा मन कर रहा है कि टीवी खरीदना है, तो हम जाएंगे बैंक में और निकालेंगे कि भाई हमें आवश्यकता है। आवश्यकता है मतलब हम बैंक से क्या करेंगे, अपना पैसा मांगेंगे, मतलब क्या जाएगी मांग। और किस पर मांग करेंगे, जो हमने जमा किया था पैसा उसी की तो मांग करें, मतलब इसको क्या कह देंगे, जमा मांग कह देंगे। तो इसी कारण से पैसा जो जमा किया है आपने, जमा पैसे कैसे निकालते हैं, मांग के जरिए निकालते हैं। इसी कारण से इस पैसे को क्या कहते हैं, मांग जमा कहते हैं, कि जो आपने जमा किया था पैसा उसका आप मांग कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, उसको मांग जमा कहा जाएगा। क्लियर बात, कि वो मांग जमा कहलाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे पैसा, मांग जमा के माध्यम से निकालेंगे। अब जो आपने मांग जमा की है, मतलब जो आपका पैसा जमा है ना, तो जो आपको मांग जमा की जो सुविधा है, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, मुद्रा का ये महत्वपूर्ण लक्षण है क्या, चेक। आप चेक से पेमेंट निकाल सकते हैं। जो भी पैसा हमारा जमा, मान लीजिए कि हमारे खाते में, हमारा जो अकाउंट है उसमें हमारे पास 2 लाख रुपए, तो हम जाकर बैंक में डायरेक्ट कैश निकाल सकते हैं। और एक तरीका हो सकता है कि हम ऐसी चेक जो हमको मिलती है यहां पर लिख दें कि भाई क्या नाम है भैया तुम्हारा, बताओ जरा, राम लिख देता हूं मैं, है ना, कि राम को यहां पर लिख दिया, राम को यहां पर रुपीज लिखना है, बोले 10,000, है ना, यहां पर लिखना पड़ेगा अपन को, क्या हिंदी में लिख देते हैं अपन, या क्या लिख देते हैं 10,000, जो भी अपन को लिखना, यहां पर लिख देंगे अपन 10,000, और यहां पर ये अपना खाता नंबर दिया हुआ, और अपन ने क्या कर दिया, यहां पर साइन, बस निकाल लो पैसा। आप ये कागज का टुकड़ा ले जाओगे, आपको पैसा मिल जाएगा। मतलब क्या है कि आपके जो पैसा जमा है उसमें आपको चेक भुगतान की सुविधा भी मिलती है। चेक भुगतान क्या है, चेक क्या है, चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है, ये चेक है। चेक द्वारा भुगतान की बात करें कि जूता निर्माता एस सलीम, जो आप बात कर रहे हैं कि चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना, और उसके लिए वो विशेष रकम का एक चेक लिख देते हैं। जूता निर्माता अपने बैंक से चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम अदा करने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता चेक ले जाकर बैंक खाते में जमा करता है, कुछ दिन में पैसा उसके खाते में आ जाता है। क्या करेगा, उसने लिख दिया यहाँ पर अकाउंट पे ही, उसका नाम लिख दिया प्रेम कुमार, कितना देना है 57,000 वो लिख दिया, यहाँ पर शब्दों में अंकों में लिख दिया 57,000, यहाँ पर डेट डाल दी, और डेट डालने के बाद ये यहाँ पर आप देखें कि आप कौन से खाते से दे रहे हैं, आपकी खाता नंबर, मतलब उस खाते की चेक कौन सी है, तो ये है, ये खाता नंबर है। आपका खाता कौन सी बैंक में है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, आपकी बैंक शाखा संख्या। फिर नीचे चेक के नीचे ऐसे नंबर लिखे होते हैं, तो शुरू के जो डिजिट रहते हैं ये क्या कहलाता है, इसको चेक नंबर कहते हैं। और ये वाला जो काम है ये बैंक के उपयोग का है। तो ये चेक नंबर आपने देख लिया, और आप यहाँ पर अपने साइन कर देंगे, और क्या हो जाएगा, जो पैसा आप निकालने मतलब पैसा देने वाले हैं, इस माध्यम से पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कहानी तो हमने देख ली, वो कैसे पैसा निकाल रहे हैं, ये चेक भी हमने देख लिया किस किस तरीके से पैसा यहाँ पर निकाला जा रहा है। क्लियर। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। चूंकि आपने जो पैसा जमा किया है तो मुद्रा के अनिवार्य लक्षण आप वहां पर देख पाते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें बिना नगद का इस्तेमाल किए आप भुगतान कर पाएंगे, ऐसा संभव है। क्योंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है ना, बड़े स्तर पर भुगतान का माध्यम भी स्वीकार करते हैं, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है ना। आधुनिक अर्थव्यवस्था में यह भी मुद्रा कहलाती है, चेक को भी मुद्रा के रूप में ही माना जाएगा। यहां आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमाओं के बदले में कोई मांग एवं कोई भुगतान नहीं होता है, हम कोई पेमेंट नहीं करते हैं अलग से, कोई उनको आवश्यकता नहीं होती है। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीब हैं, काफी करीबी से जुड़े हुए हैं ना। तो ये सारी बातें अगर आप देख पाए यहाँ पर, है ना, जो आप देख पा रहे हैं आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले में जो मांग जमा या भुगतान की जो हम बात करते हैं ना, तो उसको कुछ पैसा मिलता नहीं है। ये सारा सिस्टम का अगर पैसा जमा करना, पैसा निकालना, चेक मिलना, पासबुक चढ़वाना, ये सब क्या कहलाती है, बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली कहलाती है। बैंकिंग सिस्टम का वर्किंग स्टाइल कहलाता है। उसमें आप करेंसी, जमा, आधुनिक तरीके चेक निकालना, ये सारी चीजें आपस में बहुत करीबी से जुड़ी हुई हैं। अब बात करेंगे बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियों के बारे में कि क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ बैंक क्या है। तो आप बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकारता है, मतलब बैंक के पास कुछ पैसा आ गया, कुछ धन आ गया।
इस धन का वो करते क्या है, सबसे पहली चीज तो हमें ये करनी है। तो वो क्या करेंगे, इस धन का जो भी धन आया है इसका एक छोटा सा हिस्सा, कितना हिस्सा करना है, उदाहरण के लिए 15% है ना, तो कितना 15% अपने पास रखेंगे, बाकी का बचा कितना 85% इसको क्या करेंगे, लोन के रूप में बांट देंगे, ऋण के रूप में दूसरे लोगों को बांट देंगे। आपने जो धन जमा किया था इस पर आपको कुछ ब्याज मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा 4% के आसपास या 3% के आसपास, और जो 85% हिस्सा कर्ज के रूप में दिया है इस पर वो 10 से 12% क्या लेंगे, यहां पर कर्ज लेंगे। मतलब इनको इतना ऋण मिलेगा तो इनको प्रॉफिट होगा। आपको कितना देना है, 4%। तो अगर हम 10 में से 4 घटा दें तो बैंक को फायदा कितना होता है, 6% का। यही बैंक की आय का मुख्य स्रोत होता है, बैंक इसी माध्यम से कमा पाता है। उदाहरण के लिए हम देखें कि बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखता है, शेष पैसे को, शेष बड़े भाग को वो ऋण इस्तेमाल करने में या ऋण देने के लिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको बांट देते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है ना, ऋण की बहुत ज्यादा मांग रहती है कि भाई ऋण की डिमांड रहती है अलग अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के लिए। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है, आपने बैंक के पास जो पैसा जमा हुआ तो 15% रखना है, उसके अलावा उसको क्या करना है, उसके अलावा उसको सारा जो भी है ना, उसके अलावा उसको क्या करना है कि जो भी पैसा आ रहा है उसको लोन के रूप में बांटना है। लोगों को अलग अलग प्रकार से पैसे की आवश्यकता होती है तो लोग कर्ज लेते हैं बैंक से, और बैंक को कर्ज पर मोटा ब्याज मिलता है, जबकि उसको जमा पर ब्याज कम देना है। तो जो अंतर होता है ब्याज का, वही बैंक की मुख्य कमाई होती है। मतलब जिनके पास अतिरिक्त राशि है, मतलब जमा करता, और जिन्हें राशि की जरूरत है कर्जदार, इनके बीच में बैंक क्या करता है, मध्यस्थता की भूमिका निभाता है कि आपका पैसा लिया और इनको दे दिया। मतलब गारंटी है कि आप चिंता मत करो, आपका पैसा हम देंगे अगर ये नहीं देगा। तो ऐसी मध्यस्थता की भूमिका कौन करता है, बैंक निभाता है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा वो ऋण पर ब्याज लेते हैं। यही इनका मेन कमाई का, आय का, यही इनका क्या होता है, प्रमुख स्रोत होता है। इन सब माध्यमों से ही ये प्रमुख तरीके से पैसा बना पाते हैं, आय कर पाते हैं। जिसे आप फोटो देख पा रहे होंगे कि इसमें एक तरफ जमा करता है और एक तरफ कर्जदार है। इसने पैसा जमा किया, लोग पैसा जमा करेंगे और यहां पर क्या करेंगे, उनको ब्याज मिलेगा, कभी धन निकालेंगे। अब जो पैसा जमा हुआ है बैंक में, और वो क्या करेंगे, इनको ऋण पर दे देंगे। अब जो जमा है तो इस पर ब्याज कितना दे रहे हैं, 4% का ब्याज दे रहे हैं, और जो ऋण पर ले गए हैं इसको 10% की ब्याज पर दे रहे हैं। इसका जो अंतर आएगा, मतलब वो अंतर कितना आएगा, 6% का। यही क्या है, बैंक की आय का स्रोत है। इससे बैंक, जितना बैंक में जमा होगा उतना बैंक ऋण बांटेगी, उतना ऋण बांटेगी तो बैंक को उतनी आय होगी, और उतनी आय होगी तो यही क्या हो जाएगा, बैंक की आय का स्रोत हो जाएगा, और इन माध्यमों से बैंक की आय बढ़ती भी है। क्लियर बात। अब बात करेंगे साख की दो विभिन्न स्थितियों के बारे में, कि 2 डिफरेंट स्टेटस ऑफ क्रेडिट के बारे में हमें बात करनी है। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी ना किसी रूप में हम ऋण का प्रयोग करते हैं। कैसे, मान लीजिए कि हमारे मोहल्ले में किराने की दुकान है, या आपके घर में कोई दूध देने आता होगा, तो आप हो सकता है दूध वाले को एडवांस में पैसा ना देते हो, वो आपको महीने भर पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक धीरे धीरे आपको वो क्या करता है, लोन देता और दूध देता चला जाता है। बाद में आप 30 तारीख को क्या करते हैं, दूध का पेमेंट करते हैं। अगर आपको उसको पता हो कि आप पैसे नहीं देंगे तो वो क्या देगा, क्या तो वो आपको दूध क्यों दे रहा है, क्योंकि आपकी साख उसकी नजर में अच्छी है, इसलिए वो आपको दूध देते जा रहा है। महीने भर दूध दिया आपने, 1 तारीख को उसका पेमेंट कर दिया, उसने फिर अगले महीने दूध दिया। क्यों, क्योंकि आपकी साख अच्छी है। तो आप क्या कर रहे हैं, उधारी ले रहे हैं ना, एक तरीके से ऋण ही हुआ ना एक तरीके का, क्योंकि दूध का पैसा आपने चुकाया नहीं तो ये तो ऋण हो गया एक तरीके का। तो हर व्यक्ति का जीवन में, दिनचर्या में डेली कुछ ना कुछ ऋण से काम चलता है, ऋण का प्रयोग करते हैं। ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुओं, सेवाएं मुहैया कराता है, बदले में भविष्य में कर्जदार से वचन चाहता है कि जो हमने धन या सुविधाएं मुहैया कराई हैं आप उसका पेमेंट कर देंगे, उसको चुका देंगे। अब हम 2 उदाहरण देखकर ये समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है यहां पर। अब देखिए, एक उदाहरण, त्योहार का मौसम आया, अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, सलीम को सिलाई और चिपकाने के लिए अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता है। जब अतिरिक्त मजदूर लगाएगा तो इन मजदूरों को अतिरिक्त मजदूरी भी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, तो उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सब खर्चों के लिए सलीम को 2 स्रोतों से ऋण लेता है। वो क्या करेगा, किसी से उधार नहीं लेगा, वो क्या करता है, चमड़ा व्यापारी से बात करेगा कि भैया आप एक काम करो, चमड़ा हमको अभी दे दो लेकिन हम भुगतान बाद में करेंगे। ऐसा क्या करता है, वादा, इस वादे पर इसको चमड़ा मिल जाता है।
साथ ही साथ जिस बड़े व्यापारी से उसको ऑर्डर आया है कि 10,000 जूतों का आपको ऑर्डर करना है, 10,000 जूते, 1,000 जूते आपको बनाना है, तो 3,000 जूते आपको बनाना है, तो क्या कहेगा 1,000 जूतों का आप अग्रिम भुगतान कर दो, है ना, ताकि क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, नगद के रूप में कर्ज हो गया, और ये क्या हो गया, कच्चे माल के रूप में कर्ज हो गया। बोले ऑर्डर समय पर हम पहुंचा देंगे। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब हुआ, अच्छा लाभ हुआ उसको, और उसने क्या कर दिया, सबके धन की अदायगी कर दी, चमड़ा व्यापारी को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, सबको पैसा दे दिया और लाभ कमा लिया। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से आप फायदा कमा सकते हैं। एक तरीका आप देखेंगे, आगे हम बात करेंगे, तो इसमें इस तरीके को आप क्या कहेंगे, ये सकारात्मक भूमिका आप कह सकते हैं ऋण की। इसमें देखें, सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। उसने क्या किया कि उसे उत्पादन के लिए कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है, वह अपनी कमाई को बढ़ा पाता है ना, ऋण के माध्यम से क्या हुआ, कमाई को बढ़ा पाता है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, सकारात्मक भूमिका कहते हैं, ऋण की सकारात्मक भूमिका, मतलब ऋण ने यहां पर सकारात्मक भूमिका निभाई। दूसरा उदाहरण है स्वप्ना की समस्या। किसी छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से, है ना, फसल पर कीटों के हमले से, ना, फसल पर कीटों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाएं छिड़कती है, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल हो जाती है और साल के अंदर कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्जा चुका पाए। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। तो कर्ज की 2 स्थितियां देखी। सलीम को देखा, उसने मुनाफा कमा लिया, और अपन ने स्वप्ना को देखा कि ये उतना मुनाफा नहीं कमा पाई, इसे जमीन भी बेचनी पड़ी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो साख है, मतलब साख के माध्यम से जो हम उधार लेते हैं, इसकी मुख्य मांग रहती है फसल को उगाने के लिए। मतलब फसल उगाने में आप देखें, बीज की जरूरत है, खाद की जरूरत है, कीटनाशक डालना है, बिजली उपकरण चाहिए है, पानी की व्यवस्था करनी है, इन सबके लिए पैसे की आवश्यकता है। पैसा अपने पास है नहीं तो अपन उधार लेंगे किसी साहूकार से, किसी बैंक से। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर पर किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल कटने पर ही वो उसको वापस कर पाते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है कि फसल अच्छी हो गई तो फिर उधार चुक जाएगा, अच्छी नहीं हुई तो अगले साल फिर और उधार लेना पड़ेगा। स्वप्ना के मामले में हमने देखा कि फसल बर्बाद हो गई तो कर्ज चुका पाना असंभव हो गया, जमीन का हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण जो है वो स्वप्ना के लिए उसकी कमाई बढ़ाने की जगह उसकी जिंदगी को बदतर कर दिया, जबकि सलीम के मामले में कर्ज ने उसकी आय को बढ़ा दिया था। इसे आम भाषा में क्या कहते हैं कि जहां पर आप देखें स्वप्ना जो फंस गई चक्कर में और यहां पर उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ी, तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, इसको कहते हैं कर्ज जाल कहा जाता है। एक बार कर्ज जाल में फंस गए तो निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थितियों में धकेल लेता है जहां से बाहर निकालना काफी कष्टदायक होता है ना, जहां से बाहर निकल पाना बहुत कष्टदायक हो जाता है। एक स्थिति और दूसरी स्थिति, दोनों स्थितियां देखते हैं। एक स्थिति जिसमें हमने सलीम का उदाहरण लिया, यह आय बढ़ाने में सहयोग करती है, मतलब जो आपने उधार लिया है, ऋण लिया है, वो आय बढ़ाने में सहयोग करती है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में स्वप्ना का केस देखें, फसल बर्बाद हो जाने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेता है और आपका जो जीवन है वो बदतर हो जाता है। तो ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थितियों के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है कि भाई आपका ऋण कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, यह उन स्थितियों पर निर्भर करेगा। क्लियर बात। अब बात करेंगे ऋण की शर्तों पर, टर्म ऑफ लोन टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या ऋण की शर्तें हो सकती हैं। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है ना, हर एक ऋण समझौते के अंदर जो भी आप उधार लेने के लिए जाते हैं तो उसमें ब्याज दर को निश्चित कर दिया जाता है, जिससे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करते हैं। मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपए लिया और ब्याज आपको 1,000 रुपए लगा, तो आपको कितना चुकाना है, 6,000 रुपए आपको चुकाना है, तो ये तय कर दिया जाता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋण आधार की मांग भी कर सकता है। वो ये भी कह सकता है कि भाई ना चुका पाए तो हम कहाँ ढूंढेंगे, तो मैं तो कुछ गिरवी रख दूं, मकान रख दो, गाड़ी रख दो, कुछ आप बता दो ऐसा, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको समर्थक ऋण आधार भी कहा जाता है। तो वो ऐसे समर्थक ऋण आधार की भी डिमांड कर सकता है। क्लियर बात। समर्थक ऋण आधार क्या कहलाता है, तो ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है ना, मतलब जिसने कर्जा लिया है उस संपत्ति का मालिक है और वही संपत्ति उसने गारंटी के तौर पर रखी है, तो संपत्ति क्या कहते हैं, समर्थक ऋण आधार कहते हैं।
जैसे कि आप देखें इसमें भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मालिक कौन है इनका मालिक वो व्यक्ति है जो कर्ज ले रहा है, कर्जदार व्यक्ति मालिक है। इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी के तौर पर करता है कि भैया चुका दूंगा, नहीं चुका पाऊं तो हमारी चीज है, बेच लेना आप। जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है ना, तो तब तक वो क्या करेगा, जब तक ऋण का भुगतान नहीं होगा तब तक वो गारंटी के तौर पर रहेगी। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता जिसने उधार दिया है वो उस भुगतान मतलब उस जो हमने धन दिया उसको प्राप्त करने के लिए वो इस समर्थक ऋण आधार को बेच सकता है, बेच के अपने धन की रिकवरी कर सकता है। क्लियर। अब आवास ऋण का एक उदाहरण लेते हैं। तो मेघा ने घर खरीदने के लिए ना, मेघा जो है उसने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्जा लिया। बैंक ने वार्षिक ब्याज दर 12%, तो ब्याज दर कितनी हुई 12%। इस कर्ज को 10 साल की मासिक किस्तों में चुकाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने के पहले अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड बताने पड़े, दिखाने पड़े। बैंक नए घर के सभी कागज ऋण आधार के रूप में रख लेता है और मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर फिर उन कागजों को वापस कर देता है। ऐसा सभी लोग घर लेते हैं तो बैंक से कर्जा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की स्थितियों का सामना सबको करना पड़ता है। आप देखेंगे ऋण जो आप मेघा ने लिया है वो कितना लिया है, 5 लाख के आसपास का ऋण मेघा लेती है। ब्याज ऋण अवधि कितनी है, 10 वर्ष की ऋण अवधि आपको देखने को मिलेगी। आवश्यक कागजात क्या है, नौकरी के और दूसरी और चीजों के जो है वो आवश्यक कागजात है। ब्याज दर वो कितनी ले रहे हैं, तो 10% के आसपास की ब्याज दर आप देख पाए यहाँ पर, 12% की ब्याज दर वो ले रहे हैं। कितनी ले रहे हैं, 12% की ब्याज दर ले रहे हैं। अदायगी का स्वरूप क्या है, तो मासिक किस्त के रूप में। और समर्थक ऋण आधार क्या है, जो मकान हमने खरीदा है उसी को इन्हें समर्थक ऋण आधार के रूप में रख लिया है। क्लियर बात यहां तक की। तो ये ऋण की शर्तें होती हैं, लोन टर्म्स होती हैं। क्लियर। चलिए चलते हैं आगे। अब बात करते हैं यहां पर, ये हमने ऋण शर्तें देख ली, ये बात क्लियर हो गई यहां पर। चलिए आगे चलते हैं। तो देखो अभी हमने बात करी, मेघा ने मकान लिया था तो कैसे लिया, क्या ब्याज दर है, कितना रुपया लिया, ऋण आधार क्या लगा, ये सारी बातें करी। तो जो बातें हमने देखी थी पिछली स्लाइड पर वो सब क्या कहलाती है, ऋण की शर्तें। मतलब अगर आपको याद हो तो यहाँ पर जो ऋण की ये देखा, कागजात लेना, ब्याज दर लेना, तो ये सारी बातें क्या है, ऋण की शर्तें। जैसे ब्याज दर आपने देखा था कि मेघा से कितना लग रहा है, 12%। समर्थक ऋण आधार, ये बात भी हम जानते हैं कि समर्थक ऋण आधार का मतलब यह है कि अगर आप ऋण नहीं चुका पाएंगे तो ऐसी कोई संपत्ति हम गिरवी में देते हैं, हमारी होती है लेकिन हम गिरवी में देते हैं कि अगर हम ऋण नहीं चुका पाए तो आप उसको बेच सकें, तो वो समर्थक ऋण आधार कहलाता है। इसके अलावा आवश्यक कागज आपने देखा था कि मेघा को अपनी सैलरी और बैंक के कागज दिखाने पड़े थे। तो ये सब ब्याज दर, समर्थक ऋण आधार, आवश्यक कागज, भुगतान के तरीके, इन सबको मिलाकर आप क्या कहते हैं, ऋण की शर्तें कहलाती हैं। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसान के लिए ऋण लिया तो कुछ अलग व्यवस्था होगी, आपने मकान के लिए लिया तो कुछ अलग व्यवस्था होगी, आपने पर्सनल कोई चीज के लिया तो अलग व्यवस्था होगी। तो एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में आप आते हैं तो कुछ शर्तों में फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करती हैं ना। जो कर्ज की शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, तो वो उधार देने वाला कौन है और उधार लेने वाला कौन है, इनकी प्रकृति पर भी निर्भर करती हैं, उनके हिसाब से चलती हैं। क्लियर। अब बात करेंगे यहां पर कि विविध प्रकार के साख प्रबंध और उसमें एक गांव का उदाहरण है ना, वैरायटी ऑफ अ क्रेडिट अरेंजमेंट, एग्जांपल ऑफ विलेज। तो आप देखें गांव है, गांव होगा तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से कुछ किसान बैठे होंगे, इसमें से कुछ मजदूर होंगे, कुछ फसल कर रहे होंगे, खेती कर रहे होंगे, ऐसी बातें आपने देखी होंगी। गांव है तो खेती होगी, गांव है तो पशुपालन होगा, ये तो बिल्कुल निश्चित सी बात है कि होता ही होगा। तो अब हम देखें यहां पर तो क्या देखने वाले, तो रोहित और रंजन है। रोहित रंजन ने कक्षा में, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे इनने भी पढ़ा, ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था। अभी उनने सारी खत्म किया कि क्या क्या सिस्टम है, जैसे अपन ने किया। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधों को जानने के लिए उत्सुक हो गए। कौन कौन से ऋण की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ चलती हैं वो उनको जानने के लिए उत्सुक हो गए। कौन लोग उधार देते हैं, कर्जदार कौन होते हैं, मतलब उधार देने वाला कौन है, उधार लेने वाला कौन है, ऋण की क्या शर्तें हैं ना, किन शर्तों पर ऋण को क्या शर्तें ऋण की लगाई गई है वो। उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला भी किया ताकि उन्हें कर्जदार, उधार देने वाला, इनके बारे में पता चल जाए, ऋण की शर्तों के बारे में पता चल जाए। अब उनका हम लेख पढ़ते हैं क्या है। 15 नवंबर 2019 हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे। खेतों में आलू की फसल लगी हुई थी। पहले हम सोनपुर, मतलब सोनपुर एक इलाका है, तो सोनपुर का एक छोटा सा गांव जहां सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की सुविधाएं मौजूद हैं, वहां के एक छोटे से किसान श्यामल से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं।
श्यामल से मिले तो श्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेना पड़ता है। मतलब एक तो जमीन की आकार छोटा है और उसे जुताई करने के लिए, मतलब उस पर खेती करने के लिए उसे हर मौसम में उधार लेना पड़ता है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक, मतलब यहां पर अगर वो महाजन से ले रहा है तो 5% मासिक का मतलब कितना होगा कि उसको ब्याज कितना देना पड़ रहा है, 60% सालाना देना पड़ रहा है। कुछ वर्षों से श्यामल गांव के कृषि व्यापारी से उधार लेने लगा है। कृषि व्यापारी से कितना ले रहा है, तो कृषि व्यापारी से वो उधार लेता है 3% के हिसाब से। 3% मतलब कितना हो गया सालाना, 12 36% सालाना हो गया। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधी आगतें, जो आगत का मतलब जरूरत, तो जरूरतें मुहैया कराता है जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना है। तो व्यापारी आपको कम पैसे में ऋण दे रहा है किसकी तुलना में, जो आपको महाजन दे रहा है। लेकिन फिर व्यापारी कुछ और भी कहेगा, देखिए क्या कहता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा ले लेता है। क्या वादा ले लेता है कि अपनी फसल आप उसी को बेचेंगे, किसी और को नहीं बेचेंगे। इस तरह व्यापारी निश्चित है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होंगे ना, जब आप फसल ज्यादा आ रही होगी उस समय क्या होगी, कीमतें कम होती हैं। इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीद कर और बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता है ना। जैसे ही आप बाद में आप देखेंगे तो कीमत जैसी बढ़ेगी तो बेचकर वो काफी मुनाफा कमा लेता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है, क्योंकि वो कम पैसे में खरीद लेगा, बाद में रोकेगा तो ज्यादा पैसे में बेचेगा तो उसे मुनाफा होता है। वह फसल सस्ते में खरीद कर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेचता है तो उसे फायदा काफी अच्छा हो जाता है, काफी मुनाफा वो कमा लेता है। अब श्यामल के बाद हमने यहां पर जो श्यामल का उदाहरण देखा था, अब हम देखेंगे किसका, अरुण का उदाहरण। अरुण से मिलते हैं। अरुण जो है कि किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा था, मतलब थोड़ा सा बड़ा आदमी लगा कि मजदूर का निरीक्षण कर रहा है। इसके पास 7 एकड़ जमीन है। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है, जिसने बैंक से ऋण लिया है। इस पर वार्षिक ब्याज दर 8.5%। इसके पहले श्यामल को कितना लग रहा था, वार्षिक 60% और 36%। 8.5% वार्षिक ब्याज दर देनी है और इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। अरुण की योजना है कि वो फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर, है ना, इस ऋण की अदायगी कर देगा ना, इस ऋण की जो अदायगी है वो कर देगा। बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रखकर बैंक से इसके बदले में नया ऋण लेगा। तो ऐसा मतलब जहां से आपने एक बार ऋण चुका दिया तो बैंक आपको दोबारा से भी ऋण देता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब शीत भंडार गृह में आलू रख देगा तो जब अच्छे दाम आएंगे तो बेचेगा। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधाएं देने के लिए तैयार है जो पहले से खेती के लिए ऋण ले चुके हैं, उनको वो उधार देने को तैयार है। तो ये अरुण का देखा। श्यामल और अरुण में देखा कि श्यामल की जमीन कम है, उसे उधार लेना पड़ रहा है, ब्याज बहुत ज्यादा लगता है। अरुण की जमीन थोड़ी ज्यादा है और उसने बैंक से पैसा लिया है जबकि ब्याज कम लग रही है, इससे वो अपनी तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। रमा निकट के खेत में कृषि मजदूरी के रूप में काम करती है। साल में कई महीनों रमा के पास कोई काम नहीं होता और उसे अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का एक मध्यवर्गीय भूस्वामी है, उस पर निर्भर है। भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है। मतलब 5% मासिक मतलब सालाना कितना हो गया, 60। और अरुण कितना ले रहा है, 8.5% सालाना बैंक से। तो आप समझ लो कितना लग रहा है। एक तो पहले ही पैसा इनके पास कम है, ऊपर से ब्याज भी इनको ज्यादा देना पड़ रहा है। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है, मतलब उसके यहाँ काम करती रहती है तो वो कर्ज चुकाती रहती है। अधिकांशतः रमा को नया ऋण लेना पड़ जाता है, जबकि वह पुराना ऋण लौटा नहीं पाती है। वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपए देने हैं। भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रमा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियुक्त है। 3 उदाहरण देखें, श्यामल, अरुण और रमा। श्यामल खेती करता है, ऋण लेता है, उसका उसी में चक्कर चल रहा है। अरुण बैंक से ऋण लेता है, ब्याज दर बहुत कम है, उसने फिर दोबारा ऋण लेने की भी योजना बनाई है, कुछ अच्छा कर रहा है। रमा जमीन नहीं है, भूमिहीन है और भूमिहीनों को बिना ऋण आधार, चूंकि जमीन नहीं है, क्या देखकर ऋण मिलेगा, तो बैंक तो ऋण देने से रहा, तो ये लोग क्या करने लगे हैं, साहूकार या महाजन से ही ऋण लेते हैं और उसी के यहाँ काम करते हैं, भले वो अच्छा व्यवहार करे या ना करे। अब बात करेंगे सहकारी समितियों से ऋण, है, लॉन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर हमें बात करनी है कि वहां से आप ऋण लेते हैं।
कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कोऑपरेटिव्स हम किनको कहते हैं। तो कोऑपरेटिव्स का मतलब होता है ये बैंकिंग से ही जुड़ी हुई है। ये क्या करती है, ये अलग अलग प्रकार की हो सकती है। देखें अभी हम बात करेंगे चैप्टर में, तो बैंक जो है वो हर गांव तक नहीं जा सकता और हर गांव में हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकता। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई है ताकि बैंकिंग सुविधा को गांव गांव तक पहुंचाया जा सके। अब आपकी सोसाइटी जो है वो अलग अलग क्षेत्र की भी हो सकती है, किसान की अलग है, मजदूर की अलग है, ऐसा भी हो सकता है। इस पर आपको उसमें पंजीयन करवाना पड़ता है, मतलब अपना खाता बनवाना पड़ता है। जो भी पंजीयत होगा उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी मदद करती है। जैसे मान लीजिए किसान की है तो वो बीज भी देगी, उधार दे देगी कि भाई बीज डाल लो, फसल आ जाए, चुका देना, ब्याज बहुत कम लगेगा। खाद दे देगी, बीज दे देगी, सिंचाई के साधनों के लिए कुछ जरूरत पड़ने पर पैसा, कुछ पैसा भी आपको दे देगी। तो ये क्या है, बैंकिंग सुविधा को हर गांव तक पहुंचाना, हर व्यक्ति की बैंक तक पहुंच बनाने के लिए ये सोसाइटियां खोली गई हैं। बैंक के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत, जिसको आप क्या कहते हैं, सहकारी समिति कहते हैं। ताकि क्या है, आपको बैंक नहीं जा पा रहे तो समिति में जाकर सस्ता ऋण आप ले लें। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं ना, जो उसके मेंबर होते हैं तो अपने जो संसाधन है उनको कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए इकट्ठा करेंगे। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव हैं, जैसे किसानों की, बुनकरों की, औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की। किसानों वाली क्या करेगी, किसान को खाद, बीज, सिंचाई के लिए व्यवस्था करवाएगी। बुनकर वाली बुनकर की मशीन देना, इनके लिए कुछ व्यवस्था करना। वैसे ही औद्योगिक मजदूरों के लिए भी है। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नजदीक एक गांव में काम करते हैं, है ना। कृषक सहकारी समिति जो है वो सोनपुर के पास एक गांव में काम करती है। तो देखेंगे क्या है, इसके 2300 किसान सदस्य हैं। ये अपने सदस्यों को जमा पर सदस्यों से जमा प्राप्त करती है, जो भी पैसा आता है वो जमा भी करती है और फिर उनको उधार भी देती है। इस जमा पूंजी को ऋण आधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण ले लिया है। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने में करना है। भाई जो भी मेंबर है उनको कर्ज देंगे, खाद के रूप में, बीज के रूप में, ट्रैक्टर लेने के लिए या कुछ भी चीज के लिए। यह ऋण लौटाने के बाद कर्जा का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। मतलब एक बार आप ऋण लौटा देंगे तो फिर आपको दूसरी बार कर्जा मिलेगा, चुका देंगे तो तीसरी बार मिलेगा, फिर आपको मिलता रहेगा। कृषक सहकारी समिति कृषि उपकरण खरीदने, खेती तथा कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। जो भी जरूरत है, मतलब हर एक प्रकार के खर्चों के लिए ऋण उपलब्ध करा देती है। अब हम बात करेंगे यहां पर कि भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख, है ना, क्रेडिबिलिटी इन फॉर्मल सेक्टर्स इन इंडिया के बारे में हम बात करेंगे कि साख के बारे में, जो हम देखते हैं क्रेडिट जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है। हमने लोगों से विभिन्न ऋण स्रोत देखे हैं ना, हमने लोगों के विभिन्न ऋण के स्रोत देखे हैं। ऋण मतलब उधार लेने की जो व्यवस्था है वो कई प्रकार से देखा, हमने बैंक भी देखा और हमने साहूकार भी देखा है। तो इन दोनों ऋण स्रोतों को हम दो अलग अलग नाम देते हैं। एक को कहते हैं हम औपचारिक ऋण क्षेत्र या औपचारिक क्षेत्रक में ऋण और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। औपचारिक मतलब जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो व्यवस्थित तरीके से ऋण देते हैं, ब्याज की दरें ऊंची नहीं होती हैं और व्यवस्था थोड़ी सी ठीक होती है, सब देखभाल कर ऋण देते हैं, वो औपचारिक, जैसे बैंक और सहकारी समितियां। अनौपचारिक जहां पर कुछ भी देखने सुनने की जरूरत नहीं है, आप गए हैं, आपको पहचानते हैं, ऋण मिल जाएगा, जैसे साहूकार, व्यापारी, महाजन, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ये आप चार्ट देख पा रहे होंगे, तो इस चार्ट में आप देखेंगे कि आज भी साहूकार का प्रतिशत 33 है, मतलब अनौपचारिक क्षेत्र का परसेंटेज बड़ा है। व्यवसायिक बैंक का 25%, सहकारी बैंक का 25%, है ना, सहकारी समितियां और बैंक का 25%, है ना। तो ये आप यहां पर ऐसे देख पा रहे हैं। तो अभी भी अगर हम इंडिविजुअल बात करें तो साहूकारों का हिसाब किताब आपको काफी ठीक ठाक देखने को मिलता है। अगर हम सभी अनौपचारिक क्षेत्रकों की बात कर लेते हैं कि सभी अनौपचारिक क्षेत्र क्या है, तो अनौपचारिक क्षेत्र 2% हो गए, रिश्तेदार और मित्र 8%, 10%, 33% ये हो गया तो 43%, और जमींदार एक 44%, है ना। तो 44% आप देख पा रहे हैं क्या है आपका, 44% क्या है आपका अनौपचारिक क्षेत्र है। औपचारिक क्षेत्र का आप देखें कि सहकारी समितियों में बैंक और जो बैंक है या दूसरी और जगह है जहां से आप लोन ले सकते हैं, जहां पर लिखा पढ़ी होकर आपको काम मिलता है या लोन मिलता है, जहां पर ब्याज दरें कम होती हैं, आपसे लूटपाट नहीं करते, आपको कर्ज के जाल में नहीं फंसाते, वो औपचारिक कहलाते हैं। जहां पर इतना समय नहीं लगता ऋण लेने में, गए ऋण लिया, वो आपके क्या कहलाएंगे, अनौपचारिक क्षेत्र कहलाते हैं। अब ये किसान की फोटो देखिए, किसान क्या कह रहा है, लेकिन हमें बैंक हमारी आय क्यों चाहेगा, वो क्यों चाहेगा कि हमारी आय बढ़ जाए, उच्च आय हो जाए, ऐसी ये बात कर रहा है। तो इसी के सवाल को लेकर इसको सोचते हुए कुछ हम आगे बात करें, क्यों चाहेगा, और आगे की जो 2-4 स्लाइड है उसके बाद आपको क्लियर होगा कि बैंक ऐसा क्यों चाहेगा कि हमें उच्च आय हमें प्राप्त हो जाए, मतलब किसानों को उच्च आय प्राप्त हो जाए। क्लियर बात। तो देखो इनके जवाब लेते हैं क्या है। तो
तो अब जो ऋण वाली बात है, हमने देखा कि औपचारिक क्षेत्र हो चाहे अनौपचारिक क्षेत्र हो, उनके बारे में बात करना है कि जो ऋण, जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि भाई ये कह रहा है कि हमको आय हमारे लिए कोई क्यों देगा, क्यों हमको कर्जा देगा। तो हम भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख पर बात करें तो औपचारिक क्षेत्र क्या है, उसको कौन मैनेज करेगा। मतलब मान लीजिए कि बैंक मैनेजर से अगर हमारी दोस्ती है, वो बहुत अच्छा पक्का दोस्त है, और मैंने बोला यार 2 करोड़ की जरूरत है, क्या बैंक से निकाल के दे देगा। मान लीजिए कि अच्छा दोस्त है, मेरे साथ ही पढ़ा है, बैंक मैनेजर बन गया है ना, बैंक में है, और मैं बोलूं यार बहुत जरूरत है यार, कुछ काम धाम नहीं चल रहा, क्या करें। तो बोला चिंता मत कर, बोले अभी बैंक से निकाल के पैसा। तो ऐसा मिल सकता है क्या। जैसे साहूकार के पास जाने पर हमने बोला कि यार भैया काम नहीं हो रहा, कुछ देना पैसा, तो उसने तुरंत निकाल के दे दिया। तो क्या ऐसा बैंक में भी हो सकता है क्या। वो हमसे ब्याज दर क्या होगा, जैसे हम महाजन पर देखें तो हो सकता है किसी को 5% पे दे रहा हो, किसी को 3% पे दे रहा हो, मतलब किसी को 60% सालाना पे दे रहा हो, किसी को 36% सालाना पे दे रहा हो। तो क्या बैंक भी ऐसा कर सकता है। तो ये सब चीजों पर निगरानी कौन रखेगा। फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि भाई जो गरीब लोग हैं उनकी आय कैसे बढ़ाई जाए, उनके लिए ऋण कैसे मिलेगा। यहां पर तो आप देखें जो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों पर निगरानी रखता है ना, ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, उनको ध्यान में रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा है कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखता है कि जितना भी जमा आया है बैंक में, मान लीजिए दिन भर में 1.5 लाख रुपए आया है, तो इस 1.5 लाख का 15% उनको रखना पड़ेगा। कितना रखेंगे, 15% के आसपास इनको रखना पड़ेगा। ये अपन ने देखा हुआ था कि इतना इनको न्यूनतम रखना होगा, ताकि कारण क्या हो कि भाई वो न्यूनतम कभी कोई पैसा निकालने आए तो पैसा तो रहे बैंक में, बाकी को वो क्या करेगा, कर्ज के रूप में बांट देगा। तो आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद का शेष बनाए हुए है या केवल कागज पर लिख देता है, बोले चिंता मत करो सब रखा है। तो वो ये भी देखता है कि वास्तव में है बैंक में उतना कि नहीं है। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने के लिए व्यवसायिक और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया तो नहीं करा रहा, मतलब बल्कि छोटे किसान, छोटे उद्योगपति, छोटे कर्जदार, इनको ऋण मिलता है कि नहीं। अगर इनको बैंक से ऋण मिलेगा तो देखो यहां पर जो फोटो में बात की गई है ना कि बैंक हमारी उच्च आय क्यों चाहेगा, तो यहां पर आरबीआई क्या कह रहा है कि आपको छोटे किसान, उद्योग और छोटे कर्जदारों को देना है। क्या देना है, ऋण। अगर इसको हम देखें साहूकार से ऋण ले रहा है तो कितने, 60% सालाना पर, 36 से 60% सालाना पर ले रहा है। और अगर यही चीज ये बैंक के पास जाता है तो इसको 8 से 10% सालाना पर मिलता है। तो आप समझ रहे हैं कितना अंतर है, सीधा सीधा 40 से 50% का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। अगर इतना कम ब्याज लगेगा तो इनको क्या होगा, आय तो अपने आप, इनकी आय का बड़ा हिस्सा कहां जा रहा है। अगर आपने इस रेट पर कर्जा ले लिया तो आपकी आय का मोटा हिस्सा सिर्फ ब्याज में जा रहा है, मूलधन भी कम नहीं हो रहा। इसलिए अगर आप बैंक से कर्जा लेंगे तो आपको ब्याज दर कम लगेगी, 8 से 10% लगेगी। तो इससे क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि आपकी आय अपने आप बढ़ जाएगी, आपकी जो बचत है वो अपने आप होने लगेगी। क्लियर। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और ब्याज दर क्या है। मतलब अगर उनके पास ऋण देने के लिए कोई व्यवस्था है तो भाई व्यापारियों को कितना दिया है, साहूकारों को कितना दिया है, किसानों को कितना दिया है, गरीब मजदूरों को कितना दिया है, बताना पड़ेगा। क्या ब्याज दर पर दिया है और कितना ऋण दिया है, सब कुछ बताना होगा। औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली, है ना। अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें तो अनौपचारिक क्षेत्र में जो ऋण देने वाले लोग हैं, साहूकार, महाजन, रिश्तेदार, इनकी गतिविधियों को देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है ना, कोई ऐसा काम नहीं करती है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं, जो मन में आया उस दर पर वो ऋण देंगे। कि बोले भैया पैसा चाहिए, बोले 5% लगेगा, लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। उन्हें नाजायज तरीके से उन्हें अपने पैसे वापस लेने के लिए, है ना, पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। मतलब आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो कभी मार देंगे, कभी आपकी फसल भर लाएंगे, कुछ भी करके आप पैसा वसूल लेंगे। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र से ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। मतलब बैंक से अगर देखें तो वहां ऋण कम, ब्याज दर कम है, लेकिन अगर आप साहूकार, महाजन से लेते हैं तो वहां पर ब्याज की दरें बहुत ज्यादा है। इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है ना। अनौपचारिक ऋण जो है वो जो कर्ज लेने वाला है, जो कर्ज लेता है, उसको अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार, है ना। ये किसको, ऋण कर्जदार को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतम हिस्सा किसमें चला जाना, ऋण की अदायगी में चला जाना। इसलिए कर्जदार के पास अपने लिए कम आय बचती है, जैसा हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने में भी परेशानी होती है और रकम क्या होती है, कई बार रकम बढ़ती चली जाती है, आय से अधिक हो जाती है, जितना कमा नहीं पाते उससे ज्यादा कर्जा हो जाता है।
इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, जैसा हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा, और फिर क्या होता है, आप ऋण जाल में फंस जाते हैं, हमने देखा हुआ ये। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे भी ऋण की ऊंची दरों के कारण या ऋण की अधिक लागत को देखकर वो भी पीछे हट जाएं कि हमें कोई उद्योग नहीं लगाना, कोई फैक्ट्री हमें नहीं लगानी है। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को कर्ज ज्यादा देना चाहिए, है ना, ज्यादा कर्ज देना चाहिए, ताकि लोग क्या है, जो अनौपचारिक क्षेत्र है उससे निकलकर औपचारिक क्षेत्र की तरफ जाएं, ब्याज दर लोगों को कम लगे, साथ ही साथ, है ना, उनकी आय भी बढ़े, उनका जीवन भी खुशहाल हो। तो अगर औपचारिक क्षेत्रों से लेंगे लोग तो इनकी आय बढ़ सकती है, क्योंकि ब्याज दर कम है, थोड़ा सा आसान है पैसा चुकाना साहूकार की तुलना में, शोषण भी नहीं होता, अपना काम करते रहो। बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। देखो क्या होता है, साहूकार से ले लिया ना तो कर्ज का दर तो ज्यादा है, साथ में कभी कभी उसके यहाँ काम भी करना पड़ता है, लेकिन बैंक से कर्ज लेने पर आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपका शोषण नहीं होगा, आपकी आय तो बढ़ ही जाएगी, और आप सस्ते ऋण, एक बार आपने ऋण सही से चुका लिया तो बैंक आपको दोबारा भी ऋण दे देता है, ये भी हमने देखा था। अब इस ऋण से क्या करेंगे, सस्ते ऋण से हम फसल उगाने के लिए कुछ सामान खरीदना है, वो कोई कारोबार करना है तो वो, कुछ छोटे उद्योग लगाने हैं तो वो, कुछ वस्तुओं का व्यापार करना है, तो ये सारी चीज हम ऋण से कर सकते हैं। फसल में तरह तरह की चीजें लगती, बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, पंप सेट खरीदना है, पानी के लिए पानी की व्यवस्था करनी है, लाइट की व्यवस्था करनी है, तो इन सब में पैसा लगेगा तो फसल आसानी से उगा सकते हैं। तो और कोई कारोबार करना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो इन सब में अगर आप ऋण लेते हैं तो आसानी से ये काम आप कर पाते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है ना। अगर आप कोई सस्ता कर्ज लेते हैं, सामर्थ्य के अनुसार कोई कर्ज लेते हैं, तो देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि अगर मतलब क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोगों को, साहूकारों को छोड़कर कहां आना चाहिए, सस्ते कर्ज की तरफ, मतलब औपचारिक क्षेत्र की तरफ। सस्ता कर्ज लेंगे, मान लीजिए कि अपन ने 5 लाख का कर्ज लिया, एक उदाहरण लेता हूं। अब ये दो तरीके से ले सकते हैं, अगर आप साहूकार के पास गए तो उसने इस पर 60% का ब्याज लिया, और अगर आप बैंक के पास गए तो उसने 8.5% का ब्याज लिया। अब ये 5 लाख लेकर हो सकता कि आप कोई उद्योग लगाएं, हो सकता कि आप कृषि में कुछ अच्छा करने वाले हो, और हो सकता कि साल भर में इस 5 लाख पर आपको 1 लाख फायदा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 5 लाख का कर्जा लिया तो आपको 1 लाख की फायदा इस साल हो, अगले साल थोड़ी और अच्छी हो जाए, 1 लाख की फायदा होगी। अब 5 लाख का 60% साल भर का ब्याज आप निकालेंगे, अगर हम 50% ले लेते हैं, 50% निकालेंगे तो 2.5 लाख तो ब्याज हो गया। मतलब 1 लाख आपने जो कमाया वो तो चला ही गया, फिर और जेब से भरवा। जबकि अगर आप 8% लेंगे तो कितना होगा, 30-40 हजार, 8 × 40 तो कितना, 40, 42, 45 हजार रुपए आपको ब्याज लगेगा। तो 40-45 हजार ब्याज किया तो 60 हजार प्रॉफिट हो गई। अगले साल क्या किया अपन ने, अगले साल थोड़ी सा और कमा लिया, है ना, तो अगले साल अपन को हो सकता है कि 3 लाख की कमाई हो गई। अब अगले साल 3 लाख की कमाई हुई है तो आप देखें 50% के हिसाब से 2.5 लाख ब्याज ही हो गया, तो 1 लाख तो कमाई चली गई, और 1 लाख कमाई चली गई, 1.5 लाख का ब्याज और बढ़ गया, मतलब ये 6.5 लाख। अब 6.5 लाख पर आपको 50% लगना है, तो आपने 3 लाख कमाया तो 3.5 लाख रुपए, फिर आपको चलेगा, कुछ बचा क्या। अब यहां पर 8.5% में हमने पिछले साल का ब्याज तो चुका दिया था, 5 की 5 हमारी रकम बची हुई थी, तो 5 की 5 रकम बची थी, 60 हजार हमें प्रॉफिट हो गए थे। अब देखो आप इस पर, आप 3 लाख, आप कितना आया कर्ज, ब्याज आपको फिर 40 हजार आया, 40 3 लाख की कमाई हो गई, तो हमने 40 हजार ब्याज चुकाया और 1 लाख मूलधन में चुका दिया, या 2 लाख मूलधन में चुका लिया, 1 लाख अपने बचा लिया, तो ब्याज का, मूलधन की रकम क्या हो गई आपकी, कम हो गई। अब आपकी सिर्फ 3 लाख बची, लेकिन अगले साल आप फिर देखेंगे तो फिर ब्याज बढ़ जाएगा साहूकार के हिसाब से। तो समझने की बात यह है कि अगर आप अनौपचारिक क्षेत्र, मतलब साहूकार से ब्याज लेते हैं तो फंस गए ना चक्कर में, कभी आपको समझ में नहीं आ पा रहा कब निकलेंगे। और अगर आप बैंक से ब्याज, आप उधार लेते हैं, बैंक से ब्याज पर पैसा लेते हैं, तो आप तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग सस्ता ऋण लें ताकि तरक्की करें और आगे बढ़े, खेती अच्छी करें, उद्योग लगाएं, व्यापार लगाएं, कोई भी चीज करें तो अच्छा कर पाएंगे। इसलिए कहा गया कि सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हमने उदाहरण देकर 5 लाख का उदाहरण लेकर समझा हुआ था। औपचारिक और अनौपचारिक साख, मतलब किसे क्या मिलता है, इस पर बात करनी है। तो आलेख 2 जो बताया गया है, आलेख 2 में आप देखेंगे शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। अब यहां पर आप देख लीजिए, कहानी पूरी लिखी है तो हम बात करेंगे। शहरी क्षेत्र पर बात कर रहे हैं तो गरीब परिवार, कम संपत्ति वाला परिवार, समृद्ध परिवार और अमीर परिवार। नीला रंग जो बताता है वो अनौपचारिक को बताता है, और बैगनी रंग जो बताता है वो औपचारिक को बताता है। तो आप देखें गरीब परिवार जो है वो आप परसेंटेज देख पा रहे होंगे कि 85% अनौपचारिक से खरीदता है, मतलब अनौपचारिक से ऋण लेता है, मतलब उसकी कमाई का मोटा हिस्सा ब्याज चुकाने में ही जा रहा होगा, तरक्की नहीं कर पाएगा।
फिर आप कम संपत्ति वाले को देखेंगे तो 50% कर्जा, लगभग 53% कर्जा वो अनौपचारिक से और 47% कर्जा औपचारिक से, मतलब ठीक है इनका। समृद्ध परिवार थोड़ी सी और, जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे आपका स्तर बढ़ रहा है आप औपचारिक क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले 85% था गरीब का, थोड़ी से कम संपत्ति वाले हुए तो 53%, थोड़े से समृद्ध परिवार हुए तो आप कितना कर देते हैं अनौपचारिक से सिर्फ 28%। बैंक से कितना लेना है 72%। और अमीर हो गए तो आप 90% औपचारिक से खरीदते हैं, औपचारिक से अपना कर्जा लेते हैं और 10% अनौपचारिक से लेते हैं। मतलब अगर जितने अमीर होते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो आप औपचारिक की तरफ आते जाएंगे, क्योंकि आप बैंक के महत्व को समझने लगेंगे, बैंक के कर्जे के महत्व को समझने लगेंगे। 4 चक्कर जरूर बैंक लगवाएगा लेकिन ब्याज दर तो कितनी कम लेगा, इस चीज को आप समझना स्टार्ट कर देंगे या आपकी समझ में ये बात आने लगेंगे। ठीक, तो यहां पर यही लिखा है कि 4 लोगों को बांटा है और हमने देखा है गरीब परिवार क्या है, तो इन सब के बारे में हमने चित्र में देख लिया क्या है कि कौन कितना कर्जा कहां से लेता है, वो आप डायग्राम देखकर बता सकते हैं। अब इन सब से क्या पता चलता है, तो पहली बात ये पता चलती है कि औपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर ब्याज, अनौपचारिक है ना, अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर ब्याज की दरें जो हैं वो बहुत अधिक होती है, ब्याज बहुत ज्यादा लगता है आपको। यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम बहुत कम कर पाता है, ना के बराबर कर पाता है। इसलिए बैंक और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों और अनौपचारिक स्रोतों पर से निर्भरता लोगों की घट सके, वो बैंक की तरफ आ सके, बैंक की तरफ पहुंच सके। दूसरा क्या है, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत से ऋण का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि ऋण सभी लोगों को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हमने चार्ट की बात करें तो चार्ट में हमने देखा हुआ था कि गरीब परिवार को ऋण कम मिल रहा था, अमीर परिवार को बैंक से ऋण ज्यादा मिल रहा है, 90% तक वो वहां से ले रहे हैं। तो ऋण बैंक तक पहुंच सबकी हो, ऋण की उपलब्धता सबके पास हो, सभी व्यक्ति वो ऋण को प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है ना। गरीब परिवार जो होते हैं उनको आप देखेंगे कि आप मान लीजिए कि आप बुखार आ गया, उनके पास 200 रुपए नहीं है, गए साहूकार के पास कि भैया 500 देना, उसने बोला बस 500 दिए, ब्याज चालू, बोले 5% का लगेगा, लग रहा है 5 रुपए 25 रुपए पर डे, 25 रुपए महीने के हिसाब से ब्याज लग रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि गरीब परिवार की पहुंच बहुत नहीं हो पाती बैंक तक, वो जल्दी, चूंकि उनको तत्काल कर्जा चाहिए, तत्काल कौन देगा, साहूकार या महाजन दे सकता है। तो गरीब परिवार को क्या होता है, अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर भी रहना पड़ता है, क्योंकि बैंक से उनको ऋण प्राप्त नहीं होता। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, हर एक व्यक्ति को ऋण मिल सके, गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके, उनको भी सस्ता ऋण मिल सके। अब कुछ बात आएगी कि निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, स्वयं मतलब हम खुद, हमारी सहायता करने वाले समूह, मतलब आप अपने मोहल्ले पड़ोस में मिलकर कुछ 4, 5, 10 लोगों का एक समूह बनाएंगे जो कुछ सोचेंगे, कुछ काम करना है। क्या करेंगे उसमें, हम अपनी बचत जो करते हैं 10-20 रुपए वो इकट्ठा करके कुछ पैसा इकट्ठा करेंगे और फिर कुछ काम करेंगे ताकि सभी लोग की तरक्की हो। किसी को कर्ज भी चाहिए तो हम उधार भी देंगे, ब्याज लेंगे कुछ, लेकिन कम होगा साहूकारों महाजनों की तुलना में। निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं, ऐसा हम जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है ना, ऐसी बात क्यों, इसको हमें पता करना है। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भारत में इतने ग्रामीण क्षेत्र है, इतने गांव है कि सब जगह बैंक नहीं पहुंच सकती है। जहां मौजूद है तो बैंक से कर्जा लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्जा लेने की तुलना में कठिन है। अनौपचारिक में तो उसके घर गए कर्जा लिया है, बैंक में तो 10 बार जाना पड़ता है, कर्जा नहीं मिलता, तो यह भी एक बात है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा कि बैंक से कर्ज लेने के लिए आपको ऋण आधार भी देना पड़ता है, विशेष कागजों की जरूरत भी पड़ती है, और गरीब व्यक्ति कहां से ऋण आधार लाएगा, कहां से कागज लाएगा, ये दिक्कत होगी। जैसे आप ये रजाई वाले को देखो, ये कहां से ऋण आधार लाएगा, क्या आप ये पूछ रहा है क्या बैंक मुझे भी ऋण देगी क्या, तो बैंक ऋण देगी, बोले सैलरी स्लिप दिखाओ, आप अपने कागज दिखाओ, ऋण आधार बताओ, तो क्या होगा, तो बहुत मुश्किल है। तो इसको भी कैसे ऋण मिले, तो इनके लिए व्यवस्था की गई है स्वयं सहायता समूहों की। मतलब ऋण आधार की अनुपलब्धता जो है वो एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इन्हें इसी कारण अक्सर बिना किसी ऋण आधार के कर्ज मिल जाता है। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता। महाजन ब्याज की दरें ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग भी करते हैं। ये भी सब कुछ होता रहता है, चलता रहता है वहां पर। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है ना।
इन तरीकों में एक है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करना और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। मतलब क्या होगा, ये महिलाएं आप देख पा रहे हैं 4-5 इकट्ठी हो गई, इनने अपना कुछ इकट्ठा कर लिया, कुछ थोड़ा बहुत पैसा लाएंगे, संगठित हो गई, कोई इकट्ठा काम लाएंगे, कहीं से ड्रेस सिलने का, कहीं पर कपड़ा बनाने का, कहीं पर थैला बनाने का काम लाएंगे और साथ ही साथ क्या होगा, उस काम ले आए, किसी का सिलाई मशीन है, कोई धागा ले आया, कुछ करके काम चालू कर दिया, ऐसा भी होता है। इस आधार पर इनको ऋण भी मिल जाता है बिना किसी ऋण आधार के। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं, बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक हो सकती है, ऐसे अधिक भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना बचा पा रहे हैं। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो कितना बचा सकते हैं। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटा कर्ज भी समूह से ले सकते हैं, वो भी समूह जो है वो कर्ज देगा, इस पर ब्याज भी लेगा, लेकिन साहूकार और महाजन की तुलना में ब्याज कम होगा। 1-2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो बैंक से भी वो ऋण लेने के योग्य हो जाता है, उसको बैंक से ऋण मिल जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार अवसरों को सृजन करना है, इसलिए इसको स्वयं सहायता समूह भी कहते हैं। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए चाहिए, या कार्यशील पूंजी की जरूरत है कि बीज खरीदना है, खाद खरीदना है इसके लिए, या कपड़े खरीदना है घर के लिए, घर बनवाना है, सिलाई मशीन खरीदना है, हथकरघा खरीदना है, पशु खरीदना है या कोई संपत्ति खरीदना है, इन सब के लिए स्वयं सहायता समूह ऋण देता है। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के द्वारा लिए जाएंगे। समूह पर दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, उसका ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि, इन सब के बारे में निर्णय करेगा। समूह के पास अधिकार होगा, वो निर्णय लेगा। ये एक और उदाहरण आप देखें, गुजरात में बैठी हैं कुछ महिलाएं, इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। समूह के पास जिम्मेदारी होती है कि भाई ऋण को हमें लौटाना है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। मतलब वो सबसे ऋण डूबे ना, हर व्यक्ति ऋण लौटा दे, इसलिए वो सब लोग गंभीर रहते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है बिना किसी ऋण आधार के। जब वे अपने स्वयं सहायता समूह में जब अपने आप को वो स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, उनके पास कोई ऋण आधार नहीं भी होता, तब भी उनको ऋण मिल जाता है। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋण आधार की कमी की समस्या से बचाता है। तो स्वयं सहायता समूह क्या होगी, आपको संगठित करना है अपने आप में। जो भी 10-15 लोग हैं मोहल्ले के, अपनी बचत डालेंगे, 1-2 साल नियमित बचत करी, बैंक से पैसा ले लिया, अब वो पैसा हम आपस में ऋण के रूप में बांटने में करेंगे। किसी को धार दे दिया, कोई नया काम करना है, और हर एक सदस्य जिम्मेदारी लेगा कि भाई ऋण जाकर कोई सदस्य भाग ना जाए, उससे ऋण वसूलेंगे भी। यहां पर जो ऋण आपको मिल रहा है, आप पहले अगर अलग जा रहे थे तो ऋण आधार देना पड़ा था बैंक को, लेकिन जब आप स्वयं सहायता समूह में जुड़ गए तो ऋण आधार की आवश्यकता नहीं पड़ी, बैंक ने आपको ऐसे ही ऋण दे दिया। तो ऋण आधार की समस्या को भी यहां पर हल कर दिया गया। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होने लगा। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में भी मदद करेगा, उनको काम भी बताएगा, कुछ नया कर सकते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हुई हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच भी मिल जाता है, जहां वो तरह तरह के सामाजिक है ना और राजनीतिक विषयों पर बात कर सकते हैं। सामाजिक में आप बात करें स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा, इन सब पर भी वो आपस में चर्चा करते हैं और कई बार बात करने से समाधान भी निकल जाता है। अब बात करेंगे बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक जो बांग्लादेश का है उस पर हमें बात करनी है। तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों को ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे से पैमाने में हुई थी 1970 में, और 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य थे, है ना। अब जो भी अभी मेंबर हैं वो लगभग 9 लाख हैं, जो लगभग बांग्लादेश के 81,600 गांवों में फैले हुए हैं। अब बांग्लादेश में ये ग्रामीण बैंक की शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ये ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। 2006 में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनके क्या वक्तव्य हैं, इनका क्या कथन है, उस कथन के बारे में जान लेते हैं। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो लाखों छोटे लोग अपनी छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को मानकर, इसी वाक्य को ध्यान में रखकर इनने क्या किया था, ग्रामीण बैंकों की स्थापना की थी। इनको बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का संस्थापक कहा जाता है।
इससे ऋण लेने वाली जो महिलाएं हैं उनमें इससे क्या होता है, उनका जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से, महिलाएं ऋण ले रही हैं जो समाज के गरीब तबके से हैं, ऋण लेकर वो कुछ काम करते, समाज में उनकी इज्जत बढ़ती है, उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और उन्हें चला सकने और उन्हें सफल बनाने में भी सक्षम हैं। तो इन महिलाओं को या महिलाओं के समूहों को कर्ज मिल जाता है आसानी से और वो काम करती हैं। आपने लज्जित पापड़ का उदाहरण भारत में देखा होगा, तो लज्जित पापड़ महिलाओं के एक समूह के द्वारा, मतलब ऐसे ही स्वयं सहायता समूह था, उनके द्वारा पापड़ बनाने का काम चालू किया गया। आज भारत में पापड़ का ब्रांडेड नेम है जिसको आप लज्जित पापड़ कहते हैं। अब बात करेंगे सारांश के ऊपर, समरी हमें देखनी है। तो इस अध्याय में हमने शुरुआत में मुद्रा के आधुनिक रूपों पर बात करी थी, मतलब मुद्रा के जो रूप है, पहले हमने मुद्रा देखा था क्या होती है कि विनिमय का माध्यम है, मुद्रा का विकास थोड़ा सा देखा था, मुद्रा के आधुनिक रूप देखे थे क्या हो सकते, कागजी मुद्रा, बैंकिंग प्रणाली, एटीएम, डेबिट कार्ड, इन सब पर बात करी थी। और बैंकिंग प्रणाली के बारे में भी देखा था, कैसे पैसा जमा करेंगे, कैसे पैसा निकालेंगे, चेक कैसे इशू होता है, इन सब पर हमने बात करी, चेक कैसे काटते हैं वो भी देखा था। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंक में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंक से ऋण लेते हैं। जमाकर्ता के पैसे पर बैंक ब्याज देता है और ऋण जो ले जाता है कर्जदार, उससे बैंक ऋण लेता है। लेकिन जो जमा करता है, इसके जमा पर ब्याज दर जो है वो बहुत कम रखी जाती है, उसको कम ब्याज मिलता है, और जिससे ऋण लेते हैं उससे ब्याज थोड़ा ज्यादा होता है। इसका जो अंतर होता है वही बैंक की मुख्य आय का स्रोत होता है, उससे ही बैंक कमाता है। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है, मतलब ऋण की आवश्यकता आर्थिक गतिविधियों के लिए पड़ती रहती है। जैसे हमने देखा कि ऋण के सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, हमने देखा हुआ है कि भाई ऋण जो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है कि आपने किस परिस्थिति में ऋण ले लिया। अगर आप सब अच्छी परिस्थिति में ऋण ले लिया तो वो आपको भला भी कर देगा, अगर गलत परिस्थिति में ले लिया तो आप जाल में भी फंस जाएंगे। हमने विभिन्न ऋण स्रोतों के बारे में बात करी कि भाई औपचारिक अनौपचारिक ऋण स्रोत भी हो सकते हैं, उन पर भी हमने चर्चा की, उनको भी देखा। औपचारिक अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में फर्क है, ये भी शर्तें हमने देखी जब हम ऋण की शर्तों की बात कर रहे थे। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीब परिवार अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं। ये भी हमने डेटा देखा कि अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से 90% और गरीब परिवार अनौपचारिक स्रोतों से 85% तक ऋण लेते हैं। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि क्या हो, महंगे ऋण से मुक्ति मिल सके और अनौपचारिक क्षेत्र से या अनौपचारिक ऋण से लोगों को या अनौपचारिक ऋण से लोगों की निर्भरता घटे, वो औपचारिक क्षेत्र की तरफ आए, सस्ता ऋण लें ताकि उनकी आमदनी भी बढ़ सके। साथ ही बैंक और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है। तो ये हमारा चैप्टर का जो रिवीजन था, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, मतलब यहां पर जो आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। ये सारे वीडियो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं, आपसे 1 रुपए का भी पेमेंट नहीं मांगते, आपसे कुछ नहीं कहते कुछ खरीदें, कोई कूपन कोड लगाएं। आप तो सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर जाएं, वीडियो देखें, 100% फ्री है। मैग्नेट ब्रेन्स बहुत सारे कोर्स ऑफर करता है, जैसे सीबीएसई स्कूली शिक्षा की बात करें, आपकी जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, एंट्रेंस एग्जाम, उनकी बात करें, साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटिव की बात करें, ये सारे एग्जाम आपको बिल्कुल निःशुल्क में कवर कराए जाते हैं, कोई पैसा आपको नहीं देना। ये सारे वीडियो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन की ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसे हमारा प्ले स्टोर पर अपना एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर भी देख सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमें वहां पाएंगे और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।